એમનું સન્માન કરીશું. ડોક્ટર મનશાલ પ્લીઝ. સરપ્રાઈઝની વાત એ છે કે આપણે એમને એક મોમેન્ટો તો આપીએ જ છીએ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી, જે મેમોરેબલ રહેશે અને એક કલગી તરીકે કામ કરશે. અને ગાયના ઘી વિશે જે બોલવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે એને આપણે એક મોમેન્ટો તરીકે ગાયના ઘીનો એક ડબ્બો જ આપણે એમને ગિફ્ટ કરી રહ્યા છીએ. વિજય ડેરી જે અડાજણની બહુ ફેમસ ડેરી છે, મારા ઘરની નજીક જ છે ને અમે વર્ષોથી એને ઘી દૂધનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ગાયના ઘી દૂધનો, અને એ વેરી ઓથેન્ટિક. એમના તરફથી આપણને આ ગિફ્ટ મળેલી છે સરને ગિફ્ટ કરવા માટે. અને છેલ્લે એમના તરફથી દરેક માટે ગરમા ગરમ નાસ્તો બી છે, એટલે કોઈ જવાની ઉતાવળ ના કરતા. અત્યારે ગુજરાત આયુર્વેદ બોર્ડના મેમ્બર ડૉક્ટર જિગ્નેશ પટેલ ઉપસ્થિત છે. એમને હું બોલાવીશ, એમને પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરીશું. પ્લીઝ ડૉક્ટર જિગ્નેશ પટેલ. એ સુરતના બીજેપી ડૉક્ટર સેલમાં પણ છે એક્ટિવ, આરએસએસમાં એક્ટિવ છે, અલથાણ ડૉક્ટર એસોસિએશનમાં પ્રેસિડન્ટ છે, આયુષ ડૉક્ટર એસોસિએશનમાં પ્રેસિડન્ટ રહી ચૂક્યા છે. થેન્ક્સ ફોર કમિંગ. કતારગામ વિસ્તારના પાયોનિયર ડેન્ટિસ્ટ એવા ડૉક્ટર ચેતન શાહ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. એપી આરએસએસના પાયાના સંગઠન કાર્યકર્તા રહી ચૂક્યા છે, અને ડૉક્ટર હિતેશ જાની સર સાથે પણ એમને આરએસએસમાં ઘણા વર્ષો સુધી કામગીરી બજાવી. ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર આશરા સર, જે હોમિયોપેથી મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ રહી ચૂક્યા છે, અને હોમિયોપેથીમાં એમનું બહુ મોટું નામ છે, એમને વેલકમ કરીશું. નેક્સ્ટ સેમિનાર છે આપણે હોમિયોપેથી ઉપર લઈ રહ્યા છીએ, એટલે આપના ધ્યાન સારું. ડૉક્ટર ગૌરવ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. Dr. Gaurav is the professor and head of biochemistry department of Southern Gujarat University. અને કામધેનુ ચેર અમે ત્યાં શરૂ કરી છે, એના કોર્ડિનેટર છે. We welcome you. Thank you. हमें आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है. आयुष कमेटी को एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए we required you. May I please request Ramesh Agarwal ji to please come, sir. You support us to at least general public. Rajesh Agarwal ji. Big clap for him, sir. तो है, लेकिन संघ का जो गौ सेवा गतिविधि है, तो इसका सम्मान किया तो सबका आ गया. विजय डेयरी में थे कोई है? विजय डेयरी की ओर से हर्षद भाई है, अर्षद भाई गुगलिया. बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसे थेरेपिस्ट उपलब्ध हैं जिन्हें 1, 2, 3 नहीं 23 तरह की थेरेपी आती है. कल्पेश भाई का हम स्वागत करेंगे. न सिर्फ सूरत या गुजरात में, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अल्माटी में 1 महीना पूरा कैंप लेकर वो आए हैं. और अल्माटी से मुझे कॉल आए थे, यानी उन्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिला था. एस्कॉन टेम्पल, हमारे हिंदुस्तान का टेम्पल में उन्होंने सुबह से लेकर रात तक अल्माटी में पेशेंट्स देखे. और सभी सुजोग थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ऐसे कई थेरेपी है जिसके नाम भी मैं नहीं जानती, बट ही इज़ अ मास्टर ऑफ दीज थेरेपी. लेट्स वेलकम कल्पेश भाई. Should we proceed? Please. Russia, Ukraine, he is a very, he is a live example that alternate therapy actually works. Thank you, sir, for your patience. Let's move now. I want to listen Yes. you. Yes, please start. Thank you, sir. सभी को नमस्कार. मुझे बहुत खुशी है कि सदर्न गुजरात, जहाँ से फिर और राज्य में जा सकते हैं, ऐसे एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उसमें भी आयुष कमेटी के इस प्रोग्राम में आपको मिलने का मौका. ये पहले तो पारुल ने, फिर मैंने 2-3 नाम तो सुने हैं, बलशाली, तनशाली, भंसाली, लेकिन ये मनसाली पहली बार सुना. तो मैडम मनसाली
और मिस्टर नीलेश और आप सब। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। मैं गाय के बारे में, गौवे के बारे में कुछ जो बताऊंगा, या जो भी आप देखेंगे सुनेंगे सब, अब मैं जब बोलता हूं तो मेरा रिसर्च बोलूँगा, लेकिन एक्चुअली पूरी मेरी टीम ने मेरी यूनिवर्सिटी में, मैंने अलग अलग जो LID इंस्टीट्यूट है उसमें जो रिसर्च किया है, मैं एक भी बात क्लासिकल रेफरेंस तो दूंगा ही, उसको जो प्रूव किया गया है वो आपके सामने मैं रखूँगा। आप एकदम शांति से सुनिए। शुरुआत में गाय के बारे में, फिर गौवे के बारे में, रिसर्च के बारे में, और वेलनेस इंडस्ट्री कैसी ग्रो कर रही है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि सिर्फ गाय माता की जय बोलने वाले तो पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, और बोलते बोलते हम थक गए, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री बेस्ड नहीं बना सके। लेकिन मैं कुछ किस तरह से गाय माता की जय हुई थी वो शुरू में ही बताऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। थैंक यू। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो मैडम आप लोग भी देख सकते हैं, अगर प्लीज़ यू कम ओवर। हाँ, आप चेयर लग के साइड में भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। देखो सूरत में कितनी हॉस्पिटल थी पहले, सूरत में कितने डॉक्टर्स थे, अहमदाबाद में कितने थे, गुजरात में कितने थे, और आज कितने हैं? आज बढ़ रहा है, और इसको विकास बोला जाता है। ये लोग बैठ जाएंगे, यूज टू है, व्यस्त। आप मुझे सुनिए, या आप बहुत दो इंद्रिय एक साथ करते हैं, सुनते हैं मुझे और देखते हो इससे, तो अच्छा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। और वो गाय के घी से भर सकता है, सतावधानी बन सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप प्लीज़ आप देखिए, सुनिए। तो आज सरकार ने तय किया कि हर जिले में एम्स, और उसका एम यही है कि एम्स करेंगे हर जिले में। तो आप ज़्यादा बीमार पड़ो, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल शुरू करो, और GDP उससे तय होता है। आप चैम्बर के लोग शायद वो समझ सकते हो लैंग्वेज, कि जितनी बड़ी हॉस्पिटल, जितने बड़े मेडिकल स्टोर, जितना बीमारी ज़्यादा, इतना GDP में इजाफा होगा। तो आप बीमार पड़ो, यही वेस्टर्न थॉट है। मुझे होम्योपैथी के कलीग मुझे उससे बहुत सहमत होंगे कि हमें बीमार पड़ना ये देश के फायदे में है। ये जिस तरह से ये माहौल बना है, ये चला है, कि मैं उसके सामने ये बता रहा हूँ कि बहुत हॉस्पिटल है, अगर बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, दे आर वेरी इंटेलिजेंट गाइस। लेकिन उससे अगर बीमारी कम होती थी या होती है तो अच्छी बात है। बीमारी बढ़ रही है, नई नई बीमारियाँ आ रही है, और हॉस्पिटल भी बढ़ रही है, मेडिकल स्टोर बढ़ रहे हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल। तो ये मुझे लगता है कि वी आर एट रॉन्ग ट्रैक, अथवा आरोग्य की जो पटरी हम उतर गए हैं, जिसको हम हेल्थ कहते हैं, तो हमको सिर्फ सोचना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम है, हम कुछ प्रॉब्लम को तो वेस्ट को बता देंगे ये आपका प्रॉब्लम है, और खुले मन से ताकत से बता, कुछ तो अच्छा भी चाहिए। आलो भद्रा कर दो वो यंतो विश्वतर, लाइक ऑल द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द साइड। हम ऐसे कुप मंडुता वाले नहीं थे। अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो हमें चाहिए, लेकिन आपकी हर बातें अच्छी है ऐसा हम मानने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन वेस्टर्न लाइफ आज देखो कितने कैंसर्स है। कैंसर का सूरत का आंकड़ा आपको तो मालूम होना चाहिए, 13,000 पेशेंट रजिस्टर है आपकी सूरत में कैंसर के। टाटा हॉस्पिटल में 52,000 केस है मुंबई में। अहमदाबाद में गुजरात कैंसर सोसाइटी है, उनके पास 23,000 केस रिकॉर्ड है। राजकोट जहाँ से मैं आता हूँ, जामनगर से तो वहाँ 12,000 केस है। बठिंडा से लेके बीकानेर की एक ट्रेन आती है पंजाब से राजस्थान में, जो बीकानेर में कैंसर इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, वेस्ट नॉर्दर्न एरिया का। तो वो ट्रेन में 700 पैसेंजर होते हैं। उस ट्रेन का नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस। इतना बढ़ गया है, बठिंडा बीकानेर एक्सप्रेस कोई नहीं बोलता, कैंसर एक्सप्रेस। 700 लोग डेली उधर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हैदराबाद की खिड़वई इंस्टीट्यूट है कैंसर की, उसमें है 33,000 केस रजिस्टर पूरे साउथ के। अब ये आंकड़ा आप काउंट करेंगे तो आप पागल हो जाओगे। ये अगर कैंसर है, लेकिन उसमें मुझे ये बताना है, अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर है तो मुझे या तो स्वीकारे या तो माफ़ करे कि इसमें कौन सा वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार है कैंसर में, या डायबिटीज़ के लिए जो आपके घरों में है, आपके आजू बाजू में है। ब्लड प्रेशर की दवाई आपके घर में आपके बुजुर्ग सीनियर लोग खाते होंगे, आपके पड़ोस में खाते होंगे, या आप प्रैक्टिस करते होंगे देते होंगे। इसमें कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिम्मेदार है? ये सब डिजीज़ में कोई वायरस बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है, जिसकी दवाई लेके वो एलोपैथी की दुकानें चलाते हैं। आप बराबर समझ लीजिए। हार्ट के कुछ 1-2 केस को छोड़ते हुए
इन्फ्राक्ट होता है, तो उसको छोड़ते हुए कहीं भी वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है। और ये जो है पश्चिमी जीवन शैली ने दिया है। मैं गुस्सा होकर बताता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी फिर मेरे और बढ़ जाती है। मैं बताऊंगा मैं क्यों गुस्सा होता हूँ। तो जीवन शैली हमारी मिसमैच है। हम भारत की बातें करते हैं, गाय की बातें करते हैं, आयुर्वेद की बातें करते हैं, सनातन की बातें करते हैं, लेकिन रहते हैं उसका, ध्यान उसका है। कोई कहता है ये रसिया और यूक्रेन का अभी युद्ध छिड़ गया है, कभी भी तीसरा विश्व युद्ध होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा। ये हमास और इजराइल का इतना बड़ा चल रहा है, तो कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। अमेरिका और ये गल्फ के बीच में ऐसी चलेगी। ईरान के ऊपर हमला होता है, हमारा अभी वो सिंदूर बिंदूर कुछ हुआ था, तो कहते कभी भी फट सकता है। कुछ नहीं होगा, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला ही नहीं है। डॉक्टर हितेश जानी जिम्मेदारी से बोलता है, और अभी का वाक्य आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो होना ही नहीं है। हमारे डीएनए में एटम बम है, हम कभी भी फट सकते हैं। ये क्या है मैं बताऊंगा, आप समझ सकते हैं। आप यहाँ चैम्बर में बैठे वाले आयुष कमेटी के मेंबर मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन फिर भी एज ए स्पीकर मुझे समझाना होगा हम कैसे फटेंगे, क्यों फटेंगे। कभी भी हम फटेंगे हम डायबिटीज के स्वरूप में, कभी भी हम फट सकते हैं थायराइड के स्वरूप में, कभी भी हम फट सकते हैं कैंसर के मरीज के रूप में। तो हम फट सकते हैं। ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो है उसको समझ नहीं पड़ेगा। ये परिणाम से ये दुनिया थक गई है, आप कब थकोगे। 71% LSDs है। ये सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का फिगर है, मेरा नहीं है, अमेरिका का CDC ने ये बताया कि टोटल जो है 100 डिजीज है, अगर 100 डेथ है या तो 71 कार्डियक अस्थमा या ऐसे रोगों से आदमी मरते हैं, और इसमें कहीं बैक्टीरिया वायरस जिम्मेदार नहीं है। और बाकी जो बचा जो उसमें 16% तो एक्सीडेंटल इंजरी है, रोड के एक्सीडेंट, ट्रैफिक के एक्सीडेंट, कहीं कोई फटती है इंडस्ट्री, कहीं गैस भोपाल में निकलता है, तो ऐसे मरने वाले। तो बैक्टीरिया और वायरस की जिम्मेदारी कितनी, आप इसको बहुत परेशान करते हो, उसको भी जीने दो, पर्यूषण चल रहा है। मैं मजाक में कुछ भी कह सकता हूँ, आप मुझे स्पीकर बना के बैठे हो तो आपको सुनना पड़ेगा। मजा है। तो ये चीज़ है, मुझे समझाना ये है, मुझे बताना ये है, मुझे प्लीड ये करना है। मैं आपके साथ ही सहमत हूँ, ये आप जानते हैं, उसको फिगराइज करना है, उसको कैटेगराइज करना है। वास्तव में ये हो रहा है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो आपकी कौन सी एंटीबायोटिक काम करने वाली है, इसमें नहीं कर रही है। हमें मत सिखाओ वो सब बातें, आपकी सानी बातें जिसमें हमारा आपने ध्यान खींच लिया है। तो सबको लगता है कि जानी सर ये गाय के बारे में बोलेंगे कब, ये पश्चिम की चर्चा कर रहे हैं। अब मैं शुरू करता हूं। ये सिनेरियो क्या है। गाय विश्व की माता है, गावो विश्व से मातरम गावो रक्षन्ति रक्षिता। पंडित बोलते हैं, मुझे आपको लगता है ये पंडित जी हमको मालूम है मैं, लेकिन ये बात जब क्राइस्ट पैदा नहीं हुआ था तब बता दी कि गाय विश्व की माता है, आपकी भी माता है, अमेरिका की भी माता है। अमेरिका को 400 साल नहीं हुआ तो भी उसकी भी माता है। मुसलमान पैदा नहीं हुए थे, मोहम्मद पैगंबर नहीं थे, तब भी हमारे उपनिषद ने बोल दिया गाय विश्व की माता है, तो सबकी माता है। लेकिन कैसे है वो हम नहीं समझा पा रहे। पिछले 1000 साल से और कम से कम 200-300 साल से तो हम पगला गए हैं। ये पागलपन और पगलापन में से निकालने के लिए शायद ये मनसाली ने और ये पारुल ने कुछ सोचा है कि उस पागलपन के दौर में कुछ ऐसी चर्चा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सूरत में हो। तो मुझे दूसरा वाक्य समझाना है कि गाओ रक्षन्ति रक्षिता, उसमें से तो सब डोनेशन वाला मामला चलता है कि गाय की रक्षा करो, गाय आपकी रक्षा करे। अरे ऐसा कोई वही ऐसा चैम्बर वाला आदमी या कोई आयुष का या एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे मानता है कि आप गाय की रक्षा करो, तो फिर गाय जब कोई दुश्मन आएगा पाकिस्तान वाला बम्बार्ड में लेके 303 लेके, तब गाय ऐसी खड़ी रहेगी, गाय भी मर जाएगी, हम भी मर जाएंगे। ऐसी नॉनसेंस हम बात नहीं करते थे, इतने मूर्ख नहीं थे। लेकिन अब समझने की स्थिति आ गई है, परिस्थिति आ गई है। तो ये दूसरा वाक्य का मीनिंग क्या है। तो हमारे जैसे आयुर्वेदाचार्य ऐसे कैसे बनेंगे जो बताएंगे लोगों को। मैडम भी आ गई मनसाली, जो मैं बता रहा था। हाँ, आपके लिए गिफ्ट तैयार है, आप आ जाइए प्लीज। श्रीमती राजेश, नो प्लीज यू बी सीट। तो ये गावो विश्व से मातरम तो समझ में आता है कि चलो विश्व की माता है, लेकिन गावो रक्षन्ति रक्षिता कैसे होगा वो मैं
एज ए आचार्य मैं आपको बताऊंगा, आप बहुत खुश हो जाओगे। तो ये है गाय कैसे रक्षा करती है। गाय का दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन जो हमारे हेल्थ को ठीक रखता है, जिसकी चर्चा मुझे आज ज़्यादा करनी है। और गौमूत्र और गोमय से जमीन ठीक होती है। कृषि, अन्न, बैल, उसका जो बेटा है, जो ऊर्जा, उस सब का स्रोत है गाय, गाय गौवंश। अगर वो ठीक नहीं है और वो है ही नहीं अगर गाय, तो सब चरमरा जाएंगे। गूगल से आप कितना भी डाउनलोड करो, रोटी डाउनलोड नहीं होगी, और होगी तो आप खा नहीं पाओगे। मैडम आपको डिस्टर्ब करने का परवाना मिला है, आप आ जाइए। मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तो सोसाइटी को भी डिस्टर्ब करो। आपको तो 35 साल पहले ये परवाना मिल गया है। मोस्ट वेलकम। ये आपको उकसाते हैं, आइए मेरे आगे अंदर आ सकते हैं। तो गाय नहीं है हमारे जीवन में। जब हम कहते हैं कि हम आज़ाद हुआ, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन के समय भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी और उस समय देसी गाय, हमारी गाय 90 करोड़ थी। हमारी जनसंख्या आज 130 करोड़ से ज़्यादा हो गई और गाय 9 करोड़ हो गई। अगर गाय माता की जय बोलने वाले ये सनातनी डिंचो मोटो डिंदाम गाय माता की जय, गाय माता की जय, अगर हम बोलते और सही होता तो गाय कटती नहीं। गाय कम कैसे हो जाती? उनकी तो 3 साल में उसका जेस्टेशन पीरियड वो आ जाता है, बच्चा आता है। 3.5 साल में वो बच्चा दे सकती है और जिंदगी में 15 बच्चा दे सकती है अपनी लाइफ में। तो कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, निकालेंगे कुछ रास्ता। तो ये नहीं है, इसलिए सब नहीं है, ठीक नहीं है, हेल्थ नहीं है, जमीन खराब है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, आपके डीएनए में विकृतियाँ आ रही है। कैसे आ रही है? तो वही खान पान से आ रही है। तो गाय चाहिए, बस इतना ही अभी मैं बताता हूँ। थोड़ा और जरा ज़्यादा समझे तो कुछ भी है, काऊ यानी गाय, फोडर, फीड, दूध, घी, दही, छाछ, हाउसिंग, जो भी है गाय के आधार पे था। गाय नहीं है, गाय है तो रक्षा करती है हमारी जमीन की, शरीर की, मन की, ये सब ये कर सकते हैं। ये कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई? झांझपका, तबला, हारमोनियम नहीं बजाए। मेरा एक स्टूडेंट का MD PhD हुआ है, चेतन भाई, और ये जानते होंगे, अर्पण भट्ट, नीरज भी जानते होंगे। नाउ इज HOD ऑफ स्वास्थ्य डिपार्टमेंट। हम लोग एक ट्रायल ले रहे थे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सा म्यूजिकल सिस्टम ज़्यादा काम करती है, BP के लिए, थायराइड के लिए वगैरह। हम ट्रायल ले रहे थे। उसका PhD, MD और PhD दोनों उसमें ही था। तो कुछ महिला जो सुनने के लिए आती थी, तो जब बंसी वादन होता था, वो लैक्टेटिंग मदर तो थी, लेकिन वो बच्चे को दूध पिला के आती थी। 1 घंटे का तो समय सेशन होता था। लेकिन जैसे जब बंसी बजी, तब उसका दूध का स्राव हुआ। शुरुआत में तो पता ही नहीं चला, हमें लगता कि माँ बच्चा याद आ रहा होगा, ज़्यादा दूध हुआ होगा। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव जब चर्चा हुई तब पता चला कि उसके स्तन में से दूध बहुत आ गया था जब बंसी बजी थी। तो हमको आश्चर्य हुआ, हमने रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च किया, ये क्या हो सकता है। तो फिर तब हमने पता चला कि कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई थी लास्ट, बाकी तो हम पूरी बगाड़ी थी। तो वो काम कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई, तो हमने एक प्लान लिया। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को मैंने बताया, वी हैव रिक्वेस्टेड टू साइंटिस्ट, वहाँ के वाडला गौशाला, जूनागढ़ में एक वाडला स्थान है, वो किशोर बाबा वैष्णवाचार्य, बहुत अच्छी सी गौशाला है। 75 गाय के ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने बनाई। साइंटिस्ट कृषि के भी थे, हम भी थे। और डेली सुबह जब दूध दोने से पहले ललित राग में, विभास राग में हमने बंसी, उधर उस समय तो CD नहीं थी, आदमी को लेके गए थे, फिर हमने उसकी CD भी बनाई। और शाम को भी दूध दोने से पहले 30 दिन तक का दूध का रिकॉर्ड देखा गया और दूध बढ़ा 30 दिन के बाद। तब पता चला कि कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई। ये बात मैं कर रहा था गोपनाथ मंदिर में, बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ अच्छी एक भागवत कथा थी। शिवकुंज आश्रम के बापू कथा कर रहे थे, मुझे बुलाया था कि कथा के बीच में आप ये मेरी पंचगव्य की एक कामधेनु कथा है, जो जैसे अन्नपूर्णा की कथा, सत्यनारायण की कथा, ऐसे 5 अध्याय की कथा भी है। तो मैं वो कथा लगी, यही साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। तो मैं बोल रहा था ये कि कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई, ललित राग, विभास राग। तब वो अचानक शिवकुंज आश्रम के बापू हितेश भाई वैदराज उभा रहे हो,
तो मेरी कोई गलती हो गई? तो नहीं, क्योंकि आपने, मैं तो भागवताचार्य हूँ। एक्चुअली शिवकुंज आश्रम के बापू MSc M.Ed थे, प्रिंसिपल थे साइंस के, लेकिन छोड़ के फिर सन्यासी बने थे। तो उसने बताया कि मैं तो इतना समय से भागवत बोल रहा हूँ, लेकिन भागवत का 10वां और 11वां स्कंद, जिसमें कान गोपी का संवाद है, गोपालक बालकों का संवाद है, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने ललित राग में ही सब बताया है। तब पता चला, ओहो हमारे पुरखे कितने समझदार थे, हमको पता ही नहीं है कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई। हम कहते हैं नंद गहरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, दही हांडी फोड़ते हैं, लेकिन नंद कौन है? जैसे आयुष कमेटी की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है मनसा जी, तो डिग्री है, डेजिग्नेशन है, जिसके पास 9 लाख गाय है वही नंद बाबा है। 5 लाख गाय का मालिक वृषभानुवर जो राधा जी के पिता थे। तो ये सब इतनी गाय आपके पास है, उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन यानी कि डेजिग्नेशन था, डिग्री थी। डिग्री तो नहीं, आप इसको नुक नेम, सरनेम थी कि नंद इसको कहते हैं। और ऐसे 14 नंद जहां रहते हैं उसको गोकुल कहते हैं। सूरत ऐसा नहीं, जामनगर ऐसा नहीं, नंद 14 नंद जहां रहते उसको गोकुल कहते थे। और ऐसा 14 गोकुल की टेरिटोरी जो बनती थी उसको व्रज कहते थे, और उसकी परिक्रमा करते थे। आज भी जो करते हैं, लेकिन मैं आपको, हमें साइंटिस्ट, हमें टीचर, उसको कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको कैसे रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो क्यों परिक्रमा करते हैं? तो शास्त्र कहता है कि दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स। शास्त्र और साइंस मेरा साथ में चलेगा कि दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स। दूध बेच नहीं सकते, गाय बेच नहीं सकते, भारत में ये परंपरा थी। आज भी गाँव में जाओ तो दूध दे देंगे, ऐसे कि दूध का पैसा नहीं होता, परंपरा तो है, सुनी तो होगी आपने। तो दूध बेच नहीं सकते, गाय बेच नहीं सकते, तो फिर दूध का क्या करते होंगे? आपको लगता होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जानी साहब ऐसी हवाई बातें करता है, और इतनी गाय है। अरे भाई, नंद के पास 9 लाख गाय है, तो चैम्बर की प्रेसिडेंट चेयरपर्सन इनके पास 25-50 तो गाय होगी। हमारे हर्षद भाई की 22 गाय तो है वापी में। तो सबके पास गाय थी, गाय बेच ही नहीं सकते थे, दूध सबके पास था, दूध बेच नहीं सकते। आप क्या बेच सकते हैं? तो फिर आप घी बेच सकते हैं, जो आज का टॉपिक है, और सांड बेच सकते हो। बुल कैसा है, उसके ऊपर उसका बच्चा बछड़ी तैयार होगी, और फिर उसका दूध जो आएगा, तो बुल बेच सकते हैं और घी बेच सकते हैं। तो डेयरी यानी दूध की डेयरी है ही नहीं, तो डेयरी थी मथुरा। तो वो पूरा गोरस उद्योग को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑन बिजनेस। घी का बिजनेस की चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। आपको रस हो ना हो, आपको अपने हेल्थ में रस हो तो ठीक है, वो तो बताऊंगा ही, लेकिन दूध का बिजनेस जिसको करना है, सॉरी घी का, वही बात ज़्यादा सुने, वो आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस से मैं बताता हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये गोरस उद्योग जो है, गोरस उद्योग यानी गाय के दूध का नहीं, तो मथुरा वॉज बिग डेयरी। हमारे घर में सब दूध को तुरंत जमा देते थे, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ 6 आवर्स है। कोई मुझे पूछेगा सर आपको मालूम नहीं फ्रीज के बारे में? अरे यूरोप के 24 कंट्री में ऑलमोस्ट फ्रिज से नीचे का टेम्परेचर है, तो वहां दूध बिगड़ता है नहीं। क्राइस्ट के समय का दूध आपको देंगे, ले दूध जामेरू पड़ी, दूध सही क्लास पड़ी, ऐसा नहीं है। यहाँ उष्ण कटिबंध का बैक्टीरिया पैदा होता है, वहाँ शीत कटिबंध कोल्ड में जो पैदा होने वाले से बैक्टीरिया पैदा होते हैं, लेकिन दूध बिगड़ जाता ही है 6 घंटे बाद। यू कान कंज्यूम मिल्क। तो दूध का वैल्यू एडिशन करना ही पड़ता था, क्योंकि नहीं तो शाम को गाय तो फिर दूध देने वाली है, तो पीना है तो वो पी लीजिए, और बाकी का आप जमा दीजिए दही लगा के। तो दूध में आपने दही जामन डाल दिया तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ गया 12 घंटा, और फिर उस जामन जमे हुए दही को मथनी से संस्कार कर दिया, तो उसमें से छाछ निकली, वो पशुओं को पिला दी, गाय को पिला दी, खेती में उपयोग हो गया, बच्चे ने पी लिया, और बाकी उसका दवाई भी बनती थी। लेकिन जो मक्खन बचा वो क्वांटिटी कम हो गई, वैल्यू एडिशन हुआ लेकिन क्वांटम कम हो गया, और उसकी सेल्फ लाइफ हो गई 2.5 दिन मक्खन की। तो 2 बार वीक में मक्खन करके घर में रखते थे, बिगड़ता नहीं था मटकी में। विंटर में तो वो 10-10 दिन तक रह सकता है। और वो मक्खन लेके मैयारी गोकुल से और गोकुल के पूरे सराउंडिंग एरिया से मथुरा जाते थे। मथुरा में ये गोरस यानी मक्खन बेचते थे, और मक्खन डेयरी में जमा होता था और वहाँ घी बनता था। तो दूध की डेयरी नहीं, डेयरी यानी घी की डेयरी। तो मथुरा वॉज बिग डेयरी, और उसका जो चेयरमैन था वो राजा कंस था। समस्या यही है ना, आज भी कंस बैठे हैं।
एक कंस ने कितना, मामा ने कितना पर्चा दिखा दिया था। आज तो हर जगह हर गली में कृष्ण बनना पड़ेगा, लेकिन नहीं, पता नहीं है वो कर रहे हैं, हांडी फोड़ रहे हैं। तो ये, लेकिन आप देखो कंस जैसा भी था, लेकिन इंडो ग्रीक किंगडम था, मथुरा उसका किंगडम का हेडक्वार्टर था। इंडो से लेके, इंडिया से लेके ग्रीस तक 5000 किलोमीटर तक हमारा एक साम्राज्य था। भारत का राजा, यहाँ का मथुरा का राजा, वो ग्रीस तक उसका राज्य चलता था। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वर्ल्ड के पूरे डाटा में आपके सामने दे रहा हूँ। तो इंडो ग्रीक किंगडम था, जिसको महाजनपद साम्राज्य कहते थे, और यहाँ से मथुरा से भरतपुर होते हुए, खैबर घाट होते हुए, पूरा इजिप्ट क्रॉस करके, इजिप्ट के बाद फिर शुरू हो जाता है यूरोप। तो यूरोप में हम घी बेचने के लिए जाते थे, स्पाइसिस, राइस, कॉटन और घी, वो बेच के हम सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात लाते थे। वहाँ गाय है ही नहीं, आज भी नहीं है यूरोप में, बताऊंगा, समझाऊंगा। और घी नहीं है, हम घी बेच के सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात लाते थे, वो हमारा बिजनेस था। ये पूरा ट्रैक आप देख लीजिए, कौन सा ट्रैक था। इजिप्ट के पिरामिड में जो घी मिला, तुतिकोरिन का जो था, उसमें से हमारा देसी गाय का घी मिला। 3000 साल पुराना घी ऐसा ही है, वैल्यू एडेड हो गया है। उसका डीएनए जो उसका मॉलिक्यूल स्टडी हुआ, तब पता चला ये तो भारत का घी है। यह ऐतिहासिक पुरावा है। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल का है, जब भी मैं बताने वाला हूँ। ये हितेश भाईजानी का मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो हम घी बेच के रुपया कमाते थे। रुपया तो बहुत छोटा पड़ेगा, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, आपके घर में जो सोना है, हमारे मंदिरों में जो सोना है, विश्व में कहीं नहीं है, फेडरल बैंक में भी नहीं है, वो अमेरिका के पास नहीं है, इतना सोना हमारे पास है। वो कैसे आया था? स्पाइसिस, ये राइस, ये कॉटन, और सबसे ज़्यादा देसी गाय का घी हम बेच के पैसा कमाते थे। या हमें पता ही नहीं, घी दूध की नदियाँ बहती थी, तो नदियाँ कहाँ जाती थी, हम तो खाते थे, हमें तो रोक बोक नहीं था। हम पूरे यूरोप को, अमेरिका तो तब था नहीं, पूरे यूरोप को हम घी बेच के हम पैसा कमाते थे और नाम इज्जत कमाते थे। और उसका जो ट्रैक है, ये आप देखिए, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का रिपोर्ट है। उसमें आप देखिए ये जो ट्रैक कैसे बिजनेस हमारा जाता था। और कृष्ण भगवान क्यों मथुरा छोड़ के द्वारका आ गए? क्योंकि इतना घी था कि बैल के रास्ते, बैल के साथ ऊँट के ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो घी है उसकी सेल्फ लाइफ थी 2.5 महीना, आज भी वही है। तो 2.5 मंथ में उसको कंज्यूम करना पड़ेगा एज ए फूड। मेडिसिन तो चेतन भाई जानते हैं कि जितना पुराना हो गया, इतना घी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ गई, लेकिन खाने के लिए घी तो 2.5 महीने में कंज्यूम कर लेना पड़ेगा। अब जब लिखेंगे तो याद रखना, कंज्यूम बिफोर 2.5 मंथ, नहीं तो फंस जाओगे। एफएसएसआई नहीं मारेगी, शास्त्र आपको मारेगा, शास्त्र ना कहता है। तो 2.5 महीने में दूध पहुंचाने में, घी पहुंचाने में बहुत समय लगता था, और इतना घी था। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि समुद्र के रास्ते अच्छा होगा, ज़्यादा समय में ज़्यादा माल, कम समय में ज़्यादा माल मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। तो ही केम टू द्वारका। 42 बंदरगाह थे, द्वारका से लेकर सोमनाथ, आज जो मूल द्वारका है ना सोमनाथ, एक ही सिटी था। ये तो 5000 साल पहले ये भूकंप आया तो अफ्रीका और हमारा अलग हो गया, उस समय द्वारका और मूल द्वारका आज। लेकिन जैसे आज का टोक्यो सिटी है ना, 250 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का एक लंबा सिटी है टोक्यो। उसी तरह से द्वारका से मूल द्वारका एक ही सिटी था, और वहाँ 42 छोटे मोटे ऐसे पोर्ट्स थे जहाँ से कृष्ण भगवान घी का एक्सपोर्ट करते थे। और मैं बताऊँ, आपको बहुत खुशी होगी उसके साथ। तो भृगुकुच हमारा जो, सॉरी, भरूच जो है ना, भरूच भी घी का एक्सपोर्ट सेंटर था। लखपत हमारा कच्छ का, वहाँ से भी जाता था, साउथ में उडुपी से जाता था। तो पूरे दुनिया में घी दे के, दुनिया को घी खिला के हम पैसा कमाते थे। तो ये पूरा, ये मेरा नहीं है, ये सब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसमें उसके रिपोर्ट्स पढ़े हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। रोमन ट्रैक था जो, उसमें तो हम कैसे पैसा देते थे वो भी रिकॉर्डेड है कि हम जो टैक्स देते थे तो टैक्स में घी देते थे। करेंसी का स्थान था घी का, करेंसी से भी बड़ा था। मजा आया ना? ये पता ही नहीं हमें, ये हमें पता नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये पता करने के थोड़ा पता देता हूँ, अब शायद देखिए हो सकता है। तो अब मैं घी के बारे में थोड़ा बताऊँगा। अब हेल्थ इश्यू आपने लिखा ही है कि हेल्थ में बहुत फायदा है, तो आई हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव। तो सस्तम दे स्मृति मेधा, प्रशस्त है, अच्छा है, बेस्ट है, किसमें? दी यानी बुद्धि के लिए।
स्मृति के लिए। और मैदा आपको लगता है ये एक ही है, ऐसा नहीं है। दी यानी स्टोरेज, आपका 1 GB, फिर GB, TB। तो ब्रेन के अंदर जो मेमोरी का पावर बढ़ाना है, मेमोरी की स्पेस बढ़ानी है, वो घी काम कर सकता है। मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा कैसे होता है। रिकॉल करना, इसको स्मृति कहते हैं। आपने कंप्यूटर में डाला या मोबाइल में डाला, लेकिन एच दबाएंगे तो हर्ष हितेश ऐसा एच वाला सब आ जाएगा, एम दबाएंगे तो मनसाली आ जाएगी, मोदी भी आ सकता है अगर आपके उसमें है तो ये मेमोरी है, जो मेमोरी को रिकॉल करने की ताकत है वो भी घी में है। मैदा यानी एप्लीकेशन, मालूम तो है लेकिन कहाँ यूज करना, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मेमोरी का स्पान, स्टोरेज यानी कि उसको रिकॉल करने की स्पीड, और वो रिकॉल करना इतना ही नहीं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करना, एप्लीकेशन में लाना उस बुद्धि को। ये तीनों जगह पे गाय का घी काम करता है। मैं आगे और बताऊंगा, और बाकी भी है, चक्षुष के लिए अच्छा है, ये तो ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, देखो फैट शब्द मत यूज करो, आप कौन से लेवल पे है आपका कौन सा, लेकिन मुझे बताना है शब्द, ये घृतांश बोलो या स्नेहांश बोलो। फैट बोलेंगे तो वेस्टर्न डेयरी आ जाएगी, वेस्टर्न न्यूट्रिशन के अंदर में फंस जाना पड़ेगा। वो जो अपने को अपना शॉर्ट रास्ता बताता है। मैंने डॉक्टर गौरव भाई को क्यों तय किया कि बायोकेमिस्ट्री में ये बात करेंगे गाय के बारे में, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सा मॉलिक्यूल है देसी गाय के घी में, जर्सी में, भैंस में। हमको स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ी हमने तो की है, लेकिन पब्लिक में दिखाने के लिए हमने काम देना शुरू किए। तो उसको घृतांश बोलेंगे, स्नेहांश बोलेंगे, फैट बोलेंगे तो फैट के मॉलिक्यूल में हम नहीं उसके साथ फंस जाएंगे। उसने फंसा दिया है, उनकी छोटी बुद्धि उनको छोटा समझ रही है। तो घृतांश और स्नेहांश शब्द आएगा तब कितना फैट है, आज सब लेवल में लिखते हैं फैट इतना, मत लिखो। हम एंडोर्स करेंगे आपको, हम साइंस है, वेस्टर्न साइंस नहीं है, वो एक छोटा छोटा प्रयोग है। दूसरे तीसरे स्टैंडर्ड में बरमूडा पहन के वो घूम रहे हैं, उसको क्या मालूम है साइंस किसको कहते हैं। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, हमें मत समझाओ। ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे गुरुओं ने, मेरे ऋषियों ने, मेरे टीचर्स ने मुझे दिया है, मेरे डीएनए में है। विज्ञान ये एम्पलीफाई कर रहा है, बस इतना ही। आपके पास एम्पलीफाई करने के अलावा कुछ नहीं है। यू एम्पलीफाई इट, ज्ञानवान है। अमृतस्य पुत्र वयम, हम अमृत के पुत्र है, स्वयं अमृगेंद्रता। तो ये जो ज्ञान है वो हमको लोगों को देना है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। तो ये 10 पर्याय, 100 पर्याय है घी। अगर आपको धूप में उपयोग करना है तो घी को क्या बोलेंगे, आपको यज्ञ में करना है घी का उपयोग तो वो घी कैसे बनना चाहिए। मुझे आज हर्षद भाई ने 4 प्रकार के घी बताए, तब मैंने बताया कि मेरी एक स्टूडेंट रूपा को हमने 22 प्रकार के घी बनाने का, शास्त्र में जो लिखा है उस तरह से बनाने का ट्रायल दिया था PhD में। तो घी कैसे बनता है पता ही नहीं है। तब लोगों करो छे ने मलाई भेरी करो ने પછી જમાવો ને એમાં તમારા કોલેસ્ટ્રોલ માં ને પેટ તમારું વધશે। જેમાં ગાયનું દેશી ગાયનું दूध હોય તો તમે हैरान થશો કે दिस इज द रॉन्ग मेथड, ये घी बनाने की ये सही मेथड नहीं है। ठीक है, आप करो ना करो वो आपकी बात है, लेकिन आपको साइंस तो समझना पड़ेगा। कन्वेंशनल साइंस आपको नहीं बता पा रही है, उसका समझ ही नहीं है घी कैसे बनाना। 22 प्रकार के घी क्लासिकल रेफरेंस है, हमें ट्राई करनी पड़ेगी। हमारे साइंस में वो ताकत होनी चाहिए। ये सब जो कन्वेंशनल साइंस है उसका उपयोग करते हुए, ये बायोकेमिस्ट्री या जो भी है माइक्रोबायोलॉजी, उनका उपयोग करते हुए हमें समझाना पड़ेगा। तो ये 100 पर्याय में से सिर्फ 10 बताया। कभी आपको यज्ञ करना है तो कौन सा घी लेना, कौन सा विसर्पण करेगा, जो ऊपर जो पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बनाना है तो वो कौन सा घी कर सकता है। घर में चेंज करना है, वायरस को भगाना है तो कौन सा घी यूज करना। ये सिर्फ घी हो, मेडिकेटेड घी नहीं, घी की बात कर, घी बनाने का तरीका, इतना ही बात करता हूँ। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बोला माता रुद्राणाम दोहिताम वसुनाम, हमारे यहाँ शास्त्रों में गाय को सूर्य की पुत्री भी बोली है और रुद्र की माता बोली। ये शब्द आपने सुना होगा, माता रुद्राणाम दोहिताम वसुनाम, गाय रुद्र की माता है, हम बोलते हरे हरे। तो आप जैसा कोई साइंटिस्ट बोले कि भाई कैसे रुद्र की माता, रुद्र कौन है। रुद्रो देवता, वरुणो देवता, आपो देवता, सूर्यो देवता। हम देवता देवता बोलते बोलते हम ठंडे हो गए, उसका मीनिंग नहीं निकाला। देवता यानी क्वालिटी, देवता यानी कुछ स्पेसिफिक।
तो रुद्र क्या है, तो रुद्र क्या है और रुद्र कैसे बचाता है, रुद्र की माता क्यों बताई, तो कहते हैं कि रुद्र अपने वज्र से हमारी रक्षा करता है। अब वज्र की जब आकृति उपनिषद में और ब्राह्मण ग्रंथों में देखी कि वज्र कैसा था, तो यू कैन सी लेफ्ट, तो जो गदा है लेकिन वो पंख वाली गदा है। अब उसको जब कन्वेंशनल मेडिकल साइंस और खास करके बायोकेमिस्ट्री से जब देखा गया तब पता चला कि ये तो बैक्टीरियोफेज है। हर वनस्पति में, हर सब्जी में बैक्टीरियोफेज है, जो आपको बॉडी को इम्यूनिटी देता है, जो आपका टॉक्सिन खा जाता है या आपका बैक्टीरिया खा जाता है, जो आपको हेल्थ देता है, हर वनस्पति में है। जो जीवन पदार्थ जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ है वो सब में वो है। लेकिन देसी गाय के दूध सब में है 22, 23, 25, लेकिन देसी गाय के दूध में, घी में है 65। तो कैंसर कैसे बनता है? कैंसर बनता है कोई एक टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ सेल सुसाइड करता है, उसको ज़्यादा टॉक्सिन्स आता है खाने से, पीने से, पेस्टिसाइड से, रॉन्ग लाइफस्टाइल से, तो वो सुसाइड करने के लिए जाता है, खुद मरने लगता है कि मुझे नहीं जीना है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना, जैसे हम लोग लगता है कि भाई लॉटरी नहीं लागे तो मारू जीवू नहीं, चेम्बर में पोजीशन आपको तो जीवू है। जीने का कुछ चाहिए, लेकिन सेल जो है वो मरने लगता है अपने आप। तो वो जो सुसाइडल टेंडेंसी है तब VFA, वोलेटाइल फैटी एसिड, सेल का बदलने लगता है। गौरव भाई शायद ज़्यादा समझ सकते होंगे। तो वोलेटाइल फैटी एसिड को मेंटेन करना है और CLA को बढ़ा रहा है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड CLA, जिसको आप ओमेगा 3, ओमेगा 6, पब्लिक मार्केट की भाषा ये है ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो हमको कहते हैं इम्यूनिटी देता है, जो कहते हैं हमारा मदद करता है, ताकत देता है। ये ऑलरेडी CLA उसमें है गाय के घी में, इसलिए। और कैंसर को क्या बोला? कैंसर यानी मृत्यु, और मृत्यु के सामने लड़ने वाला यानी जीवनीय, अत्र गव्यम जीवनीयम, ये जीवन देने वाला है। ये सिर्फ विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, बॉडी को वो करना, दूध पीना, चाय बनाना, ऐसा विषय नहीं है, वो जीवन देने वाला है। इसके 4 अमेरिकन पैटर्न हम लोगों ने लिए हैं कि वोलेटाइल फैटी एसिड को कैसे मेंटेन करता है, CLA को कैसे बढ़ाता है, काव यूरिन डिस्टिलाइन, काव यूरिन रीडिस्टिलाइन करके हमने उसको इंट्रावेनस दे सकते हैं, ऐसी ताकत वाला बनाया है। अब पैटर्न तो हो चुका है, प्रयोग में भी लाने वाले हैं, आपके सामने आएगा और भी विषय। तो ये गाय का घी है, वो जीवन देने वाला है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ घी नहीं है, एक मेडिसिन है, एक बड़ा ताकत वाली व्यवस्था है। बताया मेद्य बुद्धि की बात आई तो बुद्धि बढ़ाता है। कैसे भाई, कैसे साबित करना? आप जो देख रहे हैं डॉक्टर निशा का ये MD थीसिस का प्रेजेंटेशन में से कुछ टॉपिक है। आप पबमेड जर्नल में भी डॉक्टर निशा एटल आप पढ़ सकते हो। तो हमने आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, हमने 30 वॉलंटियर्स लिए जो 40 to 60 एज के थे, जो मिडिल एज वाले। अब मिडिल एज में मालूम है आपको कि भाई जितने जाने वाले वो जरा पहले से पीछे चले जाए, बीच में से जाना है तो आई रिक्वेस्टिंग यू कि आप चैम्बर के चेयरपर्सन को परेशान मत करिए, आपको जाना है। जिसको समय हो चुका है, चौबियार करना है, आप जाइए प्लीज, मुझे मालूम है। आप प्लीज, जिन्हें चौबियार करना है और जिन्हें सर्टिफिकेट लेके दूर जाना है वो प्लीज गेट के बाहर चले जाएं, कलेक्ट देयर सर्टिफिकेट, सो डोंट डिस्टर्ब द हॉल। कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन आप जाइए। हाँ हाँ, आ जाइए, ये होता है, ये होता है। कोई बात नहीं, आप जाइए, शर्म मत करिए, कोई बुरा नहीं लगेगा, न मनसाली को लगेगा न ये बंसाली को लगेगा। पीछे से आप आगे आ जाइए। अभी आप कोई एक तय कर लेके बैठूंगा तो मैं तब तक मैं खड़ा रहूंगा। और पीछे से मुझे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आगे आगे जो खाली जगह हो गई, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। प्लीज कम फॉरवर्ड। यस प्लीज कम, आई रिक्वेस्ट और ऑल दी, प्लीज आप जाने की भी छूट है, आप बिल्कुल चिंता न करिए, क्योंकि आपका वाइफ इंतजार कर रही होगी देने वाले हैं। और हस्बैंड भी इवन ना, सॉरी, ऐसा लगेगा कि हमें भी जाना है। आ जाइए प्लीज, आगे आइए प्लीज। या उसको फोन करके बुला लीजिए तो भी चलेगा, जो भी आपको, चॉइस इज योर्स। ठीक है, सेटल्ड नाउ। देखो ये धर्मनिष्ठ लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। है कोई धर्मनिष्ठ और कोई? अब कर्मनिष्ठ बैठे रहे, कांति भाई बैठो। इसे ऑडियंस में 25% लोगों को मैं नाम से बुला सकता हूँ। ठीक है, ऑल सेटल नाउ।
अब मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके इंपॉर्टेंट कॉल हो तो आप बाहर जाके कॉल लें, एंड प्लीज कीप योर फोन साइलेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आई एम श्योर आप भी कर रहे होंगे, सो प्लीज कीप योर फोन ऑन साइलेंट, आई रिक्वेस्ट। ओके, तो शुड वी प्रोसीड? Yes, sir. ओके, सॉरी मैं थोड़ा तीखा हूँ, हाँ, लेकिन कुछ चाहिए ना, आपको बुरा लगे तो हाँ चाहिए सर। हमारे यहाँ मैं कच्ची हूँ तो खारी बात, हमारे यहाँ तीखा का शब्द खारा है, तो मैं थोड़ा तीखा खाता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, हाँ बोलता भी हूँ। तो 40 के 60 साल के वॉलंटियर्स लिए। अब 40 से 60 साल के क्यों लिए? क्योंकि जो चौथा डिकेड आता है तब हमारी आंखों की क्षमताएं कम होती है, नेचुरल है वो। 50 के बाद घुटने में कभी दर्द होता है, 60 के बाद मेमोरी लॉस होती है। अब जब 60 बुद्धि नाठी गुजरात में कहेवत है। एक दिन की बात है, मैडम तो इधर ही है, 50 साल हो गया तो मेरा बर्थडे था। मैं यूनिवर्सिटी से आया, आज हम कहीं जाने वाले थे, हमारे परिवार में बड़ा कार्यक्रम रखा था, 51 साल में मैं जा रहा था, मैंने बेल बजाई, राजेश्री ने दरवाजा खोला, तो मैंने तमने क्या जोया से आवता रहे हो ना, यहाँ रहो चाहिए शू जो है। अब मैं भूल गया था इसको, क्योंकि 50 साल का हो गया था। कभी पेन भूल जाते हैं, कभी चाबी कहाँ रखी है पता नहीं है। तो ये 40 to 60s में ये होता है, ये अक्सर होता है। मैं कोई ऐसी नई बात नहीं करता हूँ, ये तो मैडम के सामने उसकी छुट लेके मैं पहले से आया था। मैं कुछ आपकी बात करूँगा तो कोई दिक्कत मत करना, तो बहुत प्यार से हाँ बोलती है। तो ऐसे वॉलंटियर्स को हमने 30 वॉलंटियर्स को लिया। सुबह देसी गाय का ताज़ा दूध 100 ml, उसमें 10 ml देसी गाय का बेलोना वाला घी, शाम को भी 100 ml ताज़ा दारुशना। 2 बार वो करते करते हमने उसका मेमोरी का स्केल, जिसको कहते हैं PGI मेमोरी स्केल, दैट इज इंटरनेशनली अप्रूव्ड मार्कर, वो हमने पहले लिया था। 90 डेज के बाद आप देख रहे हैं कि 47.62 मेमोरी स्पान बढ़ा। ये पेपर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, आप तक नहीं पहुंचा है वो। मुझे, मैं थैंक यू कहता हूँ आयुष कमेटी को कि आपके सामने भी पहुंचा। मुझे नीलेश बोल रहे थे कि भाई ये कब बताओगे, बताओ सबको। मैं बताता हूँ, मैं शाउटिंग करके बताता हूँ, ये होता है। तो ये मेद्य है, बुद्धि बढ़ाने वाला है, मेमोरी को रिकॉल करने में स्पीड कर सकता है। ये उसका तो ये पेपर का मैंने एक स्लाइड बताया जो पब्लिक डोमेन में बता सकता हूँ, आप पूरा आर्टिकल पढ़िए, रिसर्च आर्टिकल। तो ये बातें आपके सामने आनी चाहिए, ऐसा मैं समझ के। शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है, महर्षि चरक कहते हैं कि गर्भावस्था में पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति षष्ठे बुद्धि। 5वें महीने में, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके बच्चे के अंदर जो आपके सेंस ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। वो आज का कन्वेंशनल मेडिकल साइंस भी ये मानता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि 5वें महीने हमारे आँख कान नाक के जो सेंसरी सेंटर्स हैं, सेंसरी सेंटर से लेके पूरी सेंसरी सिस्टम वो इक्विप होती है। हार्ट तो हमारा 40वें दिन वो करता है, कान का सुनने के लिए भी 2nd मंथ में ही सुनने लगता है, लेकिन आँख का और बाकी जो सेंसरी है वो 5वें महीने प्रतिबुद्धर होती है। तब क्या देना वो मैं बात कर, लेकिन षष्ठे बुद्धि 6ठे महीने में गर्भावस्था में मेमोरी तो आपकी परफेक्ट बन जाती है, जो जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोसाइट्स। तो 87% हमारा जो IQ है वो सेट हो जाता है गर्भावस्था के 6ठे महीने में। आपको लगता होगा ये जानी साहब कहाँ की बात कर रहे हैं, हमने तो ऐसा सुना है, ऐसा सिखाया गया कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, फिर टैबलेट ले देंगे, और भारत में तो कहीं नहीं, मुंबई में भी नहीं, अमेरिका जाके पढ़ाएंगे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, अमेरिकन पढ़ाएंगे, तब बच्चा। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत फहमी में है। क्योंकि IQ बढ़ता है, बाकी जो परसेंटेज 12-13% बढ़ता है वो 12 साल तक बढ़ता है। बाकी जो 87% है वो सगर्भावस्था में ही सेट हो जाता है। अगर आपको जीनियस बनाना है तो 6ठा महीना जब सेरिब्रोसाइट बनता है, ये सब ब्रेन बनता है, तब आपको करना है। मैं रेसिपी बाद में दूंगा, लेकिन आपको पूरा पहले समझाऊं। जैसे ये कंप्यूटर चलता है, आपके पास ये मोबाइल है, किसी के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास एंड्रॉइड है, तो उसमें कोई आपने क्लासेस किया है, आपका बच्चा छोटा है वो भी गैजेट चलाता है, कोई क्लासेस करना पड़ता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ये स्किल है। एक कुत्ता जिसके सामने आप दियासली जलाओ, तिल्ली, तो वो भागेगा, डरेगा। पानी डालो तो भी भागेगा, गाय प्राणी पानी से भागेगा। आप दिया जलाओ, दियासली जलाओ, लेकिन उसी कुत्ते को अगर ट्रेन किया जाता है तो आपने देखा होगा सर्कस की सुलगती हुई रिंग में से ये कुत्ता निकल जाता है, डरता नहीं है। तो वो ट्रेनिंग है, आपके जो मोटर सिस्टम है उसको ट्रेनिंग है, सेंसरी उसमें सपोर्ट करती है, बस इतना ही।
वडोदरा की फ्लाइंग क्लब में आप मेंबर बन जाओ, जैसे चेंबर में मेंबर बनने के लिए बाहर बैठी है मैडम, उसी तरह से वडोदरा की फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप लो और 2.5 लाख रुपया उसकी फीस है, और आपका 100 आवर्स का उड्डयन आपने कर लिया तो आपको कॉमर्शियल पायलट का सर्टिफिकेट मिल सकता है, जैसे आपको 10,000 रुपये में कार चलाने का सर्टिफिकेट मिलता है 10 दिन में, 15 दिन में। उसमें है क्या, वो कार चलाओ या हेलीकॉप्टर चलाओ, आपको कॉमर्शियल पायलट बनना है, एयर इंडिया में जॉब करनी है तो आपको सर्टन सिस्टम में जाना पड़ेगा। आप अपनी कार चला सकते हो है तो, लेकिन आपको एसटी में नौकरी के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तो यू हैव टू अप्लाई स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो ये नौकरी करनी है पायलट की तो ठीक है, बाकी अपना प्लान है, जैसे ताता के पास अपना प्लान है, उसकी वाइफ ने तो कोई नहीं, ऐसे ही ट्रेनिंग ले ली थी, कोई पायलट नहीं थी, लेकिन पहला पायलट लेडी पायलट तो टाटा की वाइफ थी। तो हमको मत सिखाओ ये कि प्लेन डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, वो उसके अमेरिकन सिखाएंगे, उसका इंग्लिश सिखाएंगे। अल्फ़ाबेट ही 26 है A to Z, जिसके अल्फ़ाबेट कम है वो कुछ नहीं बोल सकता दुनिया की कोई लैंग्वेज ज़्यादा। हमारे अल्फ़ाबेट गुजराती के हैं 42, हिंदी के हैं 52, संस्कृत के हैं 62। हम इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं, यूरोपियन कोई भी लैंग्वेज हम अच्छी बोल सकते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन हमारी लैंग्वेज नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका सुनना है। जब ब्रिटिश लोग आए मैडम तो उसको पूछा ये कौन सा सिटी है, कौन सा गांव है, तब तो वो छोटा गांव था मुंबई, कि आमची मुंबई, हमारा मुंबई है। तो उसने सुना तो मुंबई, लेकिन जब बोलने लगे अंग्रेज लोग तो बोल नहीं पाए मुंबई, बोंगे। उसने सुना तो वडोदरा, लेकिन जब बोलने लगे तो वो बोल नहीं पाए, बोलवा, तो स्पेलिंग पे BARODA करने दिया, क्योंकि उनकी जो, ये डॉक्टर साहब जान सकते हैं कि ग्लॉसोफेरिंजियल और फेशियल नर्व काम ही नहीं करती उसकी। मैं नरेंद्र भाई के साथ 14 साल घुमा हूँ, नरेंद्र भाई यानी मोदी। तो मैं बोल रहा हूँ आप सोनिया गांधी को एक चैलेंज करिए, उसको बोलो धांगत्रा बोल दो, पूरा दगदरा वगैरह नहीं बोले, धांगत्रा वो नहीं बोल सकती। मजा है। तो ये बात है, ये आपका मालूम होना चाहिए कि क्या हम लोग थे, हम क्या है, हमें कैसे फंसाया गया है। ब्रिटिशर तो चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत आपके ऊपर छाई हुई है, इसलिए हम गाय को नहीं समझ पा रहे, इसलिए घी से घृणा करते हैं। तो ये छठे महीने में अगर आपने हर महीने गाय का कैसे उपयोग करना, जब त्वचा बनती है तब गाय के दूध की मलाई यूज़ करो, ऐसा चरक कहता है। जब हार्ट बनता है तब गाय का घी का मक्खन खिलाओ। जब उसका बॉन बन रहा है तब उसकी रबड़ी बासुंदी ऐसी रेसिपी जो चावल के साथ बनती है वो आप खिलाओ। जब ब्रेन बन रहा है तब उसको दूध में घी मिला के खिलाओ, और छठे महीने में तो घी ही खिलाओ। घी क्या, किसको, सगर्भा को खाना है, सगर्भा को, लेकिन बच्चे में जाएगा ये, बच्चे का वो ऑर्गेनोजेनेसिस का पूरा प्लानिंग था, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा काम चल रहा है, मैं और आगे जाऊंगा। तो ये घी के बारे में, ये घी हृदय बोला है, आविपयम अरद्यानाम गव्यम हृदयानाम, गाय का घी हृदय के लिए अच्छा है। ये मैं प्लेट करने के लिए हमने ट्रायल लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कितना कम हुआ उसी वॉलंटियर्स का, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला है, क्योंकि गाय के घी में LDL जो आपने वीडियो में बताया, LDL नहीं है देसी गाय के, जर्सी में, भैंस में, तेल में, वो तो LDL है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पहले डॉक्टर को पता ही नहीं था ज़्यादा, अब जैसे लिपिड प्रोफाइल आई तब उसको पता चला कि कुछ तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, कुछ तो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो तेल में, भैंस के घी में, जर्सी के घी में, बाकी मार्केट का जो घी भले देसी घी के नाम से आता है, सब में LDL ज़्यादा है, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हार्ट के लिए कल्प्रिट है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह। लेकिन देसी गाय के दूध में वरोणा अवतार घी जो बनावनी पद्धति से, उसमें HDL ज़्यादा है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अब दुनिया के लोग को वो समझ में आ रहा है, जो भारत को हज़ारों साल से पहले समझ में था। हमने ये ट्रायल लिया तो ये उसके ऊपर ये निकला है, चूहे के ऊपर भी किया। एक बात, अगर कोई रघुवंशी है या हम सबको, हम बोलते राम मंदिर, मेरा उस दिन ये रिसर्च पेपर था, जब राम मंदिर बना ना तो मैं क्या दुनिया का दूंगा, तो हमने एक आर्टिकल लिखा जो इंटरनेशनल पेपर है, वंश गौवंश रघुवंश। मैंने एक बार दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर राम गाय नहीं होती तो हमें राम नहीं मिलते। उसके चीफ थे स्वामी ब्रह्मदेव, जो मेरू महर्षि यूरोपियन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, पूर्वाश्रम में वो प्रोफेसर थे फिजिक्स के। उसने बोला, बीच में तो नहीं टोका, तो बोले यू डॉक्टर जानी यू कम ओवर एन इंटरव्यू इन माई रूम। तो मैं रूम में कहते तुम क्या बोल रहा है, मैं 40 लैंग्वेज में मैंने रामायण का ट्रांसलेशन किया है, दुनिया भर में घूमता हूँ, ये बात तूने राम नहीं हो, गाय नहीं होती तो राम नहीं मिलता, ये मुझे समझाओ, मुझे तो कहीं पढ़ने में नहीं आया।
मैंने तो देखो आपने भी बताया था, आपको मालूम है, लेकिन मैं तो उसको आयुर्वेद के तरीके से समझता हूँ रामायण को। जब भी दशरथ को बच्चे नहीं हो रहे थे तो महर्षि श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था, और श्रृंगी ऋषि ने जो प्रोग्राम बनाया, जिसको फिर आप बोलते हैं कि पुत्रष्टि यज्ञ किया। क्या यज्ञ में से कोई बच्चा निकलता है? इतने मूर्ख लोग हैं आप और हम। यज्ञ यानी क्या इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा? यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों मिलेंगे, सिस्टमेटाइज साइंटिफिक प्रोसीजर एसओपी होगी, इसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ यानी लैब, यज्ञ यानी प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर की गई और फिर खीर खिलाई, आपको मालूम है ना पब्लिक डोमेन में, कि चारों को, कौशल्या को, सुमित्रा को, सब ये दिया गया, तब उसमें से फिर उसको बच्चा हुआ। तो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था दशरथ के ऊपर। तो महर्षि शुंग बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रोग्राम सिर्फ ये पुत्रष्टि यज्ञ ऐसा नहीं था। फिर बोला हाँ ठीक है चलो, फिर और तुम ये बता रहे हो, तो मैंने बोला 10वीं पीढ़ी में दिलीप को, राजा दिलीप को डायबिटीज था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, वो सेक्स कर ही नहीं सकते थे राजा दिलीप 10वीं पीढ़ी में। लेकिन उसको महर्षि चरक की उसमें कहानी है कि उसको वशिष्ठ ने बताया कि तुम जाओ नंदिनी के साथ जाओ, वापस आओ। तो 11 किलोमीटर गाय जनरली ग्रेजिंग के लिए जाती है, 11 किलोमीटर वापस आती है। जो गाय दे तुझे नंदिनी, वही तुम आचमन करो, तो गौमूत्र लेना। गाय जो खाती थी साबुत जौ में पूरी प्रोसेस होती है, फिर भी टूटता नहीं गाय की उम्र में, और गोबर से बाहर निकलता है, उसमें से जौ निकाल के साफ करके उसको आयुर्वेद ने बोला गौ बक्षित यवा, और साफ करके उसकी रोटी बनाई। और पूरा दिलीप ने प्रोटोकॉल 1 साल तक ये फॉलो किया, तो ईडीबी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, और उनको बच्चा हुआ। और उससे 33वीं पीढ़ी में धुंधुमार, जो त्रिशंकु का बेटा है, 33वीं पीढ़ी में उसको भी बच्चे नहीं हो रहे थे, और उसको भी महर्षि श्रृंगी वही आए थे, वही प्रोसीजर की थी। रामायण को यार पढ़ो, राम 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 क्या बोलेंगे। राम मंदिर के दिन ये मेरा आर्टिकल छपा था कि भाई राम को इस तरह से मैं प्रार्थना करूंगा। तो गौ वंश यानी डीएनए में चेंज करता है, वंश यानी डीएनए, गौवंश गाय से आपके डीएनए में चेंज करता है। और भी कुछ बातें बताऊंगा, उसमें से रघुवंश मिला है, तो ये गाय नहीं होती तो राम नहीं मिलता। ये आपको ऐसे समझना चाहिए, ये साइंस है, ये कथा कल्पित नहीं है। सूरत में हमारे जो नानालाल भाई आए थे, उदना में, रांदेर में, वराछा में, 3 जगह पे हमारा सेंटर चलते हैं उत्तम संतति के लिए। हमारा मेन सेंटर रिसर्च सेंटर जामनगर में है, गांधीधाम में, कच्छ में भी है। तो बच्चा जन्म से ही बुद्धिशाली कैसे बने, जन्म से ही गोरा चिट्टा कैसे बने, हम चाहे ऐसी संतति कैसे पैदा कर सकें। बाजार की भाषा में जो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन कस्टमाइज चाइल्ड, सिग्नेचर चाइल्ड, जैसे सिग्नेचर पिज़्ज़ा कि हमको डबल टॉपिंग चीज़ चाहिए, ये चाहिए, उस तरह से आप चाहे ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हो। ऐसा ऋषियों ने ऐसा हमको बताया है, हम वो प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारे पास करीबन आज 12-13 साल में ऐसे 1000 बच्चों का डाटा है, जिसका आप परीक्षण कर सकते हो, उसको मिल सकते हो। उन्होंने, माता पिता ने जो चाहा था ऐसा बच्चा उनको मिला है। वो उसका कैसा हेल्थ है, कैसी इम्यूनिटी है, कैसा उसका IQ है, जो हमने चाहा था ऐसा ही हुआ है, जो शास्त्र है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर करिश्मा को कभी मिलिए, गूगल में देखिए, मेरी स्टूडेंट है, आज उसने अपनी लाइफ उसमें दे दी है। तो ये हमारा काम है, हमको बताना है कि कैसे बच्चा अब बुद्धिशाली, क्योंकि ये BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है देसी गाय का। उसका जो मॉलिक्यूल स्टडी जो हुआ है, खैर वो ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा मंदबुद्धि का है, डाउन सिंड्रोम है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर, ऐसे डिजीज में हमने खास करके ये वालपरिन ग्रुप के साथ हमारी ट्रायल हुई। जब मिर्गी आती है तो वालपरिन की दवाई दी जाती है उस ग्रुप की। तो हमने सीजर्स डेवलप किए चूहे में। परम करके मेरा एक स्टूडेंट, जो आज एक CRO का बड़ा ऑफिसर है, परम ने ये लिया कि सर आप मेरी काउ सेंटर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट में वो जुड़ा। तो हमने चूहे के 8 ग्रुप किए। एनिमल लैब में ये करना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए। हम तो शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए उसकी लैंग्वेज में भी बात करनी पड़ती है। 8 को हमने सीजर्स यानी क्या बोलते हैं, मिर्गी डेवलप की। और 4 ग्रुप को हमने अलग अलग डोज के लिए, जो साइंटिफिक प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग एज में, अलग ग्रुप में, अलग डे, तो हमने उसको वालपरिन दिया। और 4 को हमने पंचगव्य घी से ट्रायल किया गया। तो 17 साइड इफेक्ट्स जो वालपरिन से होती है, एक भी पंचगव्य वाले ग्रुप में नहीं हुई। उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल चेक किया गया, सब सेक्रीफाइस करके। और जो 23% ज़्यादा जल्दी सीजर्स यानी मिर्गी ठीक हो गई। ये एलोपैथी में नहीं होता,
ये कर ही नहीं सकते। 5 साल तक दबा लो और 5 साल का एक दिन बाकी है और फिर से मिल के आ गई तो फिर से आप 5 साल लो, और इसको कहते हैं विकास। तो मजा आता है, चलो करते रहो, तुमको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है तो ठीक है, लेकिन गाय चैलेंज कर सकती है। तो ये नेहल करके मेरी स्टूडेंट ने इसके ऊपर काम किया। अब घी जितना पुराना इतना अच्छा। तो घी के पुराने घी के प्रकार है, 10 साल का घी पुराना उसका नाम क्या, 100 साल का क्या, 500 साल, 1000 साल, ये जब रखा होगा तब उसका नामकरण हुआ ना, नोमेनक्लेचर कैसे हुआ और किस में काम करता है वो भी शास्त्रों में लिखा है। तो हमको आप चैलेंज दे रहे हो, 400 साल का बच्चा अमेरिका में चैलेंज कर रहा है, 1 लाख साल का इतिहास हमारे पास है, और हमें वो चैलेंज करेगा बरमूडा पहन के, अतरंगा है साला, अमेरिका घूमने जाओ, कोई बात नहीं। आनो बतरा कर तो यंतु विश्वता, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द साइड। अच्छा कुछ है, पब्लिक हाइजीन अच्छा है, कचरा नहीं डालते, थूक नहीं डालते, तो सीखना है उसमें से। सिविल सेंस, जो सिविक सेंस है वो सीखना है, लेकिन साइंस हमें मत सिखाओ। न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा मत करो। पिज्जा खाने वाले, बर्गर बनाने वाले, आप हमको सिखाओगे? लोचो શું છે ને પોંકની કેટલી આઈટમ થાય ને છાંટના ભજીયા સાલા ખાધા છે તમે કોઈ દી? पता नहीं, उसको खाने का नहीं आता, जाने का भी नहीं आता, उसे हम क्या सीखेंगे? ठीक है, चक्षु से आँख के लिए अच्छा है। तो हमने मेरे स्टूडेंट्स के 5 बच्चे को काम दिया। उसकी चीफ रखी डॉक्टर कीर्ति चुड़ासमा, जो ऑप्थोलॉजिस्ट है, फैको सर्जन है, मेडिकल कॉलेज की यूनिट 2 की है। हमने उसको दिया काम। तो स्ट्रक्चरल एंटिटी और फंक्शनल एंटिटी 23% चेंज आँख में आया बच्चों में, बड़े लोगों में नहीं आ सकता। ये खोटी खोटी बातों करवाने कोई तो, लेकिन बच्चों के जो नंबर आते हैं ग्लासेस, उसमें हमने काम किया है। बड़े में कर देखते हैं, हो सकता है तो करेंगे, लेकिन नहीं होगा वो, क्योंकि एजिंग है, उसको ठीक नहीं कर पा। एजिंग रोक सकते हैं लेकिन एजिंग को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों में जो प्रीमेच्योर एजिंग है आँख में, उसको हमने रोका है, एंडोर्स किया डॉक्टर कीर्ति चुड़ासमा ने। तो ये चक्षुष से है गाय का घी, वो हमने प्रूव किया। देखो प्लेन घी जो है उसका हमने TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गौरव भाई के पास तो शायद मशीन भी होगा, तो हमने उसमें प्लेन घी में कितना विटामिन ए है वो हमने देखा। लेकिन जब ब्लेंड किया 5 गवे को, गाय का दूध, गाय का दही, घी, गोमय स्वरस और गौमूत्र, और ब्लेंड किया, डॉक्टर साहब इसको समझेंगे और बाकी भी जो मेडिकल या बाकी आप भी, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री और खास करके प्लांट साइंस को समझती हो, तो ये जो है जब आप गाजर, पपीता, नारंगी, मौसम्बी, जो पीले कलर, पाइनएप्पल पीला है, उसमें कैरोटीन है, विटामिन ए ज़्यादा है, ऐसा मान के, लेकिन उसका सलाद बनाओ, फ्रूट सलाद या वेजिटेबल सलाद या मिक्स, तो जो विटामिन ए सबसे ज़्यादा होगा वो उसको डोमिनेट करेगा। ये उसका रूल है। प्लस नहीं होगा गाजर का, पपीता का, लेकिन ये 5 गव्यों में विटामिन ए है और प्लस होते होते 610 तक गया। ऐसा पृथ्वी के ऊपर कोई आइटम नहीं है जो प्लस होता है। 5 गव्यों का मिला के विटामिन ए हो गया 610। कुछ नहीं डाला था उसमें। अगर घी का है तो उससे कम है, जो आप देख रहे हैं। गौमूत्र में भी है विटामिन ए, गोमय स्वरस में भी है, लेकिन सब में कम है। मिलाया तो सबका ब्लेंड हो गया। तो वर्ल्ड के अंदर मैंने इसको नाम दिया है हर्बो ऑर्गेनिक मेडिसिन। हर्बल भी है और ऑर्गेनिक भी है। ये बताना पड़ेगा आपको, गूगल को शब्द देना पड़ेगा। ये गूगल हमको क्या समझाएगा? मेरा सब्जेक्ट है पंचकर्म, तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को एक को मैंने बोला मेरा सब्जेक्ट का नाम है पंचकर्मोलॉजी। वो कैसा रहा? ये हमारे वैद भी बहुत नाराज हो गए मुझसे कि आप ये पंचकर्म का पंचकर्मोलॉजी क्यों करें? मैं तो पैथोलॉजी हो सकता है, फिजियोलॉजी हो सकता है, आपकी फैकोलॉजी को भी लॉजी, तो मेरे पंचकर्मोलॉजी को लॉजी क्यों ना बोले? गूगल पकड़ लेगा उस लॉजी को और फिर आपकी गाय दुनिया में जाएगी। नीलेश भाई, यू गॉट माय पॉइंट कि કેવી રીતે જવું પડશે વર્લ્ડમાં? આ મહાહરામી લોકો છે। એ ફેડરલ બેંક દુનિયાનું કરન્સી બનાવે છે, અમેરિકાની કરન્સી એક વ્યક્તિના હાથમાં છે। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम अपनी दुनिया बनानी पड़ेगी यहाँ बैठ के, जो हजारों साल हमारे पुरखों के पास थी। तो ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये पूरी बात है। ये मैंने बताया दीपावली का, हमने चूहे में ये घी अलग अलग प्रकार के खिलाया और क्या चेंज हुआ उसके ECG में, और गाय का घी खिलाने के बाद कैसे चेंज हुआ। समय थोड़ा आगे जा रहा है तो आई शुड लेफ्ट समथिंग। हाँ, लेकिन जो बड़ी समस्या है, जर्सी इज नॉट गाय, मतलब काउ इज नॉट गाय, गाय इज नॉट काउ।
जब लिखा आपने पोस्टर में काऊ, तो मुझे मालूम था कि आप लोगों को मालूम नहीं। काऊ इज ए डिफरेंट पीस। पृथ्वी के ऊपर 5,500 मेमल्स है, 5,500 बकरी, गद्दी, कुत्ती सब। तो हर मेमल्स को अपना दूध आता है उनके बच्चे के लिए। तो काऊ इज ऑल्सो वन ऑफ द पीसीस पृथ्वी के ऊपर भगवान ने बनाया है। लेकिन उसका जो दूध है हम नहीं पी सकते, 30 लीटर देती है ये दूध। ये क्या है प्रॉब्लम, ये आपको समझना पड़ेगा। यूरोप और अमेरिका में हमारी गाय नहीं है, वहाँ जो है वो काऊ है। अब आपको लगेगा इंग्लिश साहब, इंग्लिश काऊ गाय, ये नहीं है इंग्लिश उसका। यूरोपियन लोगों ने देखा आप हमारी गाय चल रही थी, ओह दिस इज काऊ, उसको लगा जो भ्रम हुआ, ओह दिस इज काऊ, तो हमने बोला काऊ 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 काऊ, हमने चालू कर दिया। वो जो बोलता है सही, दिल्लीश्वर हुआ, जगदीश्वर हुआ, 200 साल राज किया। मैंने बोला ना, धागेद्र बोला उसको, HERT हार्ट लिखेंगे जब, तब और हार्ट का ऑर्गन दिखाना पड़ता है। लेकिन रू यानी अशुद्ध लुई खींचना बॉडी में से, दा यानी शुद्ध करके वापस देना, और यह अहर प्रक्रिया जो जिंदगी से मृत्यु तक चलता है, और वो चलाने वाला ऑर्गन यानी हृदय। हमारे शब्द में उसकी फिजियोलॉजी आ जाती है। ये भारत का एकेडमिक है, भारत का लिंग्विस्टिक है। आपको क्या समझ में आता है? तो उन्होंने देखा तो हम भी काऊ बोलने लगे, हमने ट्रांसलेशन कर दिया। अब क्या फर्क है वो वैज्ञानिक एक डॉक्टर हितेश भाई जानी से आप जरा समझिए कि वो प्राणी जरूर है लेकिन वो गौ माता नहीं। तो गाय कौन है? तो गौ माता जो है, सॉरी मैं थोड़ा बाद में, तो ये बॉस टॉरस है। ये जो डीएनए उसका चेंज है, जो भारत के विश्व के 5,500 मेमल्स में से एक है, वो है बॉस टॉरस। उसका दूध है A1 मिल्क। और हमारे जो कांकरेज, गीर, साहिवाल, डांगी, ओंगोल, रेड सिंधी, जितनी भी गाय है, 67 ब्रीड भारत सरकार ने उसको डिस्क्राइब किया है। दिस आर देसी गाय, जिसका मिल्क है A2 मिल्क, दैट इज बोस इंडिकस। हजारों साल से ये गाय थी, ये गाय है, उसका दूध ही हम पी सकते हैं, इसका दूध पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? अब मैं फिर से जाऊंगा प्रीवियस में। क्योंकि वो जो जर्सी का दूध है जो आपके घर में आता है पाउच में, बड़ी बड़ी बुमुल, दुमुल, गुलमुल जैसी जो डेयरियाँ है, जिसको, क्योंकि नाम क्यों बोलूं मेरे मुंह से, वो जो डेयरी का दूध है ये जर्सी का दूध है आप जो पी रहे हैं। उसकी जो प्रोटीन की 67 प्लस है, वहाँ है प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, BCM7 बेटा कैसिन मॉर्फिन है। और वो टूट के जब आप खाते हैं, दूध पीते हैं, और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ के अंदर जो चली गई ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके, तो मंद बुद्धिपन बच्चे को जन्म से आ सकता है। अगर आपके पेनक्रियास के लैंगर सेल्स में गया तो वो आपको डायबिटीज कर सकता है। मिठाई खाने से डायबिटीज नहीं होता, मिठाई बाद में नहीं खा सकते डायबिटीज होने के बाद, लेकिन मिठाई से डायबिटीज नहीं होता। हमारे यहाँ तो लड्डू खाते थे, सीरा खाते थे, हलवा खाते थे, आप लोग करोड़ों की गाड़ी खा जाते हैं, नहीं होता डायबिटीज उससे। डायबिटीज होने वाला नहीं खा सकता, वो एक अलग चीज़ है, उसकी कहानी अलग है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये बीटा कैसिन मॉर्फिन आपके अगर लिवर में चला गया तो A-B-C ऐसे जो सिरोसिस है आपके लिवर को खराब कर देगा, ये हेपेटाइटिस A-B-C, ये बिकॉज ऑफ दैट कल्प्रिट। ये जर्सी के दूध में है, जर्सी के सिस्टम में है। ये जो गाय नहीं है, भारत की कम भाग्य, हमारा विज्ञान के नाम से हमारी 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट ने अभी तक उसका क्रॉस करवाया। वहाँ से हम लाए उसका DNA, वहाँ से हम उसका एम्ब्रियो लाए। और हमारी देसी गाय जो अच्छा दूध देती थी, क्वांटिटी भले कम थी, वो दूध हम नहीं पी सकते। पृथ्वी के ऊपर 5,500 मेमल्स है, अपने बच्चे के लिए जर्सी उनके बच्चे के लिए ठीक है, हम नहीं पी सकते। जैसे तो फिर शास्त्रों ने बताया, जो थोड़ा आपको रेफरेंस में दूँ, अगर आपको आँख की तकलीफ है या बच्चे को पचन नहीं हो रहा है जन्म के बाद, तो बकरी का दूध, बकरी का मूत्र अच्छा है, ऐसा शास्त्र कहता है, अजा दुग्ध। अगर आपको उन्माद अपस्मार है तो हथनी के दूध का प्रयोग शास्त्रों में बताया। अगर होपिंग कफ है तो गद्दी के मूत्र का, गद्दी के दूध का प्रयोग किया गया। हेपेटाइटिस है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, एसाइटिस है, तो उटनी के दूध का मूत्र का प्रयोग शास्त्रों में बताया कि लिवर के लिए उटनी का दूध और उटनी का मूत्र अच्छा है। तो शिष्यों को लगा भाई आपने वो बकरी की चर्चा कर ली, आँख के लिए अच्छा है, फिर आपने भैंसे का दूध भी बोला कि अनिद्रा और कार्से में, तो भैंस का दूध का प्रयोग करो।
और अगर आपको हेपेटाइटिस है, लिवर का प्रॉब्लम है, तो उटनी के दूध का भी आपने प्रयोग बताया, लेकिन गाय की बात आपने नहीं की कि बेटा धीरज रखो, सब्र करो। अगर बकरी बीमार हो गई, अगर वो उटनी बीमार हो गई, अगर आपकी गद्दी बीमार हो गई, अरे आपकी माँ जिसका दूध पी के, हमारी माँ हम दूध पी के बड़े हुए हैं, अगर डिलीवरी के बाद उसको दूध नहीं आता हो, जिससे इम्यूनिटी 6 महीने तक तो उससे ही मिलती है, लाइफ की सेकंड इम्यूनिटी गर्भावस्था के बाद, वो नहीं आता, उसको गाय का दूध पिला दो तो सब प्राणी ठीक हो जाएंगे। इसलिए गाय का दूध नहीं, अमृत है। इसलिए गाय प्राणी नहीं है, माता है। भैंस को हम मासी बोल सकते हैं, जर्सी को हम सॉफ्ट बुला सकते हैं कि ये हमारी ये लिविन है, क्या करें, लिविन में है, अभी जर्सी के साथ है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने जो आपको बताया, पॉस्टोरस, गोदुग्ध सर्वौषधि सारम। गाय, ये गौशाला चलाते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है गौशाला के नाम से। मेरी बात है, मेरे सब कलीग्स भी बहुत इतराते हैं मुझसे, झगड़ते हैं कि गाय को चारा वो स्टॉल फीडिंग नहीं चाहिए। 11 किलोमीटर जाएगी, 11 किलोमीटर वापस आएगी, थोड़ा है अभी समय प्लीज, तो 11 किलोमीटर जाती है, 11 किलोमीटर वापस आती है, तो 22 किलोमीटर का उसका रन आउट होता है, तो उसको एक्सरसाइज मिलती है। और दिन में सूर्य केतु नाड़ी उसके हंप में जो है प्लेक्सिस है, जो जैसे फोटोसिंथेसिस वनस्पति करती है, ऑक्सीजन निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड शॉक लेती है, उसी तरह से देसी गाय सूर्य में से जो गोल्ड किरण है वो लेके गोल्डन येलो एंजाइम बनाती है अपने बॉडी में, जो हम नहीं बना सकते और कोई प्राणी नहीं बना सकता, सिर्फ देसी गाय ही बना सकती है, क्योंकि गाय को सूर्यपुत्री बोला है। तो वो गाय का दूध पीला, दही पीला, छाछ पीला, मक्खन घी पीला, ये जो पीला कलर सिर्फ कैरोटीन नहीं है, ये गोल्डन येलो एंजाइम है, वो बायो एनहांसर है, ये बायो गोल्ड है। तो ये और चरती है तो 35 प्रकार की वनस्पति वो चरती है। गाय की दांत की रचना ऐसी है कि छोटा सा तृण खींच के भी ले सकती है, भैंस नहीं खा सकती। और 11 किलोमीटर दूध जाती है आती है तो 35 प्रकार की वनस्पति चर के उसके दूध में वो औषधि का सार आता है। ये गौशाला, स्टॉल फीडिंग। और रात को बताया महर्षि भावप्रकाश ने बताया कि दूध पीना है तो निशांते दिनांते पिबेत दुग्धम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। दिन के अंत में दूध पिए, दूधे वाड़ो जे करे ते अगर वैद्य न जाए। तो दूध पियो तो दूध शाम का पियो। पूरा दिन गाय गई है, सूर्य किरण उसमें पड़े हैं और रात का ठंडा है, चंद्र प्रभाव है, गाय खड़ी भी है, कुछ स्टॉल फीडिंग भी कराना पड़ेगा। तो रात का फिर सुबह धोया हुआ दूध वो पीने में मत उपयोग करिए। महर्षि भावप्रकाश कहता है वो आप दही जमाओ, उसकी मिठाई बनाओ, लेकिन घी दूध में ये उसका उपयोग खास करके पीने के दूध में वो मत करो। तो ये गुरु है सब। तो कितना स्टडी था, हमारा स्टडी छूट गया। हम गौशाला में ये सब मक्का खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, गाय का वो खुराक नहीं है। मैं अभी चर्चा कर रहा था फाइबर की, मैं समझ गया कि ये उसको समझ के, बल्कि साइंस से नहीं पता था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि फाइबर नहीं चाहिए इसको। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक जो अचीवमेंट है मेरा, यानी ये गाय माता की प्रसादी है। 7th आयुर्वेद कोविड केयर सेंटर। कोविड में सब फंस गए थे, आयुष को छोड़ दिया था। मैडम आपके यहाँ तो चैम्बर में अभी आयुष कमेटी बनी, लेकिन आयुष मंत्रालय को कोविड के प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया था। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, उसकी जो टास्क फोर्स था उसमें एलोपैथी का मतलब वो तो था डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि वो आरोग्य मंत्री थे। उसमें पीयूष गोयल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, वो थे, क्योंकि हाथ कैसे धुलाना वो उनको WHO सिखाने वाली थी टीवी से। फिर सरफेस ट्रांसपोर्ट में सबको रोक देना है, गाड़ी रोको, जाओ रुक जाओ, वो इसलिए नितिन गडकरी को रखा गया था। लेकिन कोविड को ठीक करने में आयुष का कोई रोल नहीं है, ऐसी भारत सरकार ने मान लिया था। उस समय 200 साल पुराना 2 एक्ट हमारे लागू किया गया, डिजास्टर एक्ट और पैंडेमिक एक्ट, जो ब्रिटिशरों ने बनाया था बुबेनिक प्लेग के समय। वो फिर से रिवाइव किया गया कि भाई कोविड के समय जो WHO बोलेगा, जो भारत सरकार बोलेगी, वही आप करोगे, बाकी कुछ नहीं। ये काढ़ा बाढ़ा पिलाना, गुरुजी, वो बात है, ठीक है, लेकिन कोविड की ट्रीटमेंट आप कोई नहीं कर सकता। मुंबई का हमारा एक डॉक्टर, उसने बताया कि मैं ट्रीटमेंट करूँगा कोविड की, MD था, लेकिन उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर को जेल में डाल दिया कि तुम कैसे बोल सकते हो। ये भारत ने किया है ये गुनाह। मैं 2.5 साल तक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, इतना बड़ा सो कॉल्ड साइंटिस्ट, लेकिन हमारी कोई बात सुन नहीं रहा था। लड़ाई करनी पड़ी सरकारों से, प्रदेश सरकार,
केंद्र सरकार से कि मैं ठीक कर पाऊंगा, मुझे मौका दीजिए, मैं मेरे शास्त्र का आधार लेके करूंगा, ये कोविड से मैं डरता नहीं हूं। और आखिर में सक्सेस हुआ। आयुष कमेटी, साइंटिफिक कमेटी के पास मैंने प्रेजेंटेशन दिया और सब हुआ। तो भारत का पहला कोविड सेंटर, कोविड केयर सेंटर, जो ऑफिशियल सरकार की मंजूरी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी से मैंने उसका उद्घाटन करवाया। आरएसएस के सेकंड चीफ माननीय बागेया जी ने ऑनलाइन रह के ये उद्घाटन किया, वो राजकोट का, जरा आप देख लीजिए। ये 7वां आयुर्वेद कोविड केयर सेंटर, ताली बाद में बजाओ, पहले देख लो। ये कोविड ट्रीटेबल है, मैंने प्रूव किया। 2 इंटरनेशनल पेपर्स है मेरे कोविड के ऊपर। हाँ, 340 पेशेंट का डाटा आप देख रहे हैं कि उसका RT-PCR 9 दिन में मैंने उसको ठीक किया था। तो ये मेरे पास 6 बेड ऑक्सीजन के थे। मेरे 340 में से लगभग पेशेंट ऑक्सीजन के लिए गए थे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो तो होता ही था, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता। और लेकिन मेरे 19 पेशेंट वेंटिलेटर पर गए थे। मैं तो ऑथोराइज नहीं था वेंटिलेटर के लिए, तो मैंने वो चेस्ट फिजिशियन की बाजू में ही कोविड सेंटर थी, उसमें मैंने MOU किया था कि मेरा पेशेंट अगर वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा तो आपके पास मैं जाऊँगा। तो उसने हाँ बोला था कि बड़े डॉक्टर डोबरिया करके सौराष्ट्र का एक बड़ा वो है, तो हमने वो MOU किया। मेरे 19 पेशेंट कोविड में, ये 340 में से वेंटिलेटर पे गए थे। उनके वेंटिलेटर यानी डेथ, ये समझ लेना, आप पूरा रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च करो। वेंटिलेटर में गया, वो उसको कमा दिया उसने, पेशेंट ने, डॉक्टर को, आपके फैमिली में से पैसा गया, लेकिन वापस नहीं आया। मेरे 19 पेशेंट वेंटिलेटर पर गए थे, लेकिन एक भी डेथ नहीं हुआ। और वो वजह थी ये कश्यप संहिता का रेफरेंस लेके मैंने पंचगव्य का ग्रेन्यूल्स बनाया, और वो आयुष प्रोटोकॉल, FSSAI, ये सब अप्रूव्ड, GMP अप्रूव्ड, वो सब करके 340 पेशेंट का तो मेरे पास ऑफिशियल डाटा है, लेकिन बहुत पेशेंट को जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये सब हुआ। आप ओ जिसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, 1.5 लाख के जो इंजेक्शन देते थे ना, ये क्या देते थे? इम्यूनोग्लोबिन कहाँ से बरसता है? ये हमको मूर्ख बनाओ आप यार। तो ये पूरा ये काम करता था। तो घी की प्रॉपर्टी और इम्यूनोग्लोबिन की प्रॉपर्टी एक साथ, गाय का घी, गाय का दूध, वो OG है। ये वैक्सीनेशन करते हो या एसेसिनेशन करते हो? मैं लड़ाई करता हूँ। 84 वैक्सीनेशन, 84 प्रकार की, जन्म से लेके। ये बड़ी चैलेंज हमने लिए। नानालाल भाई आ गए वापस, हम विद्या भारती के साथ मिलके 12,000 बच्चों को पूरे गुजरात में एक ही दिन पुष्य नक्षत्र में हम जो करते हैं, तो वो है सुवर्ण प्राशन। उसका पूरा डाटा आपको दे सकते हैं। एक भी कोविड के समय सूरत में 1131 बच्चों जिसके घर में कोविड था, उनके बच्चों को नहीं हुआ। ये हमने आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन से किया था। उसका भी पेपर, साइंटिफिक पेपर, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश है, क्योंकि बालो ही बलम राष्ट्रस। हमारे कार्यवाजी कहते थे, जनी शाखा में बाल छे न्यावती काल छे। तो बाल वही बलम राष्ट्र से। आप बच्चों में कुछ काम करो और उसको भारतीय बनाने की कोशिश करो। थोड़ी जस्ट में आयुर्वेद को लोकोपचार में आप कैसे ले जा सकते हो, जनरल ऑडियंस भी है। तो दही से आप कितने रोगों को ठीक कर सकते हो? दही से 22 लोगों को आप 22 रोगों को आप ठीक कर सकते हो। हाँ, छाछ से, या उसका क्या प्रयोग है, मैं थोड़ा फास्ट, पीलिया, बवासीर, नेत्र रोग, मधुमेह, जो क्लासिकल रेफरेंस है, सिर्फ छाछ से आपका जॉइंटिस ठीक हो सकता है। मानेंगे नहीं, निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ये पूरा गोदूध के घरेलू उपचार। पेशाब में जलन है, सिर्फ गोदूध और पानी मिलाओ, या गोदूध में शक्कर डाल के पिलाओ, गोदूध को ठंडा करके दे दो, गोदूध में सोडा मिलाओ। गाय का दूध से, देसी गाय का दूध है तो आपको पेशाब में मूत्र संग, पेशाब रुका हुआ है तो रुक जाएगा, निकल जाएगा। तो ऐसे, और गुलकंद के साथ दे सकते हो। एसिडिटी है, तुरंत आपको 10 मिनट में, जैसे आप एंटासिड ले रहे हो ऐसा मिलेगा। मक्खन से आपका कहीं भी बर्निंग सेंसेशन है, न्यूराइटिस है जिसको बोलते हैं, पाँव में जलन, हाथ में जलन, आप करके देखिए एक बार। स्किन को करके लगा के देखिए कि कैसा स्किन में चेंज आता है। आपको करके सिर्फ नाक में डालो, नासा ही शीर्षो द्वारम तेरह व्याप्य हंतिता। सिर्फ नेजल ड्रॉप्स 2 बूंद घी के सुबह और शाम आप डाल के देखिए क्या चेंज आता है। 1 महीने के बाद आप मेरे मंसाली को बताइए कि वो एक डॉक्टर आके गया था, लेकिन आई एम एंडोर्सिंग हिम। तो ऐसा आपको लगेगा। पाँव में दर्द है, पाँव फटते हैं, चिलब्लेंस है, तो कट होते ही महिलाओं को ज़्यादा होते हैं, और डिटर्जेंट के यूज़ के बाद तो ये सब होता है। तो गाय का घी का मसाज सिर्फ करो। हाँ, तो गौमूत्र से आप वेट लॉस कर सकते हो। सबके क्लिनिकल डाटा है। हिचकी आती है तो नाक में नस्य गोमेश्वरस का देते हैं। ये सब क्लासिकल रेफरेंस है। तो ये गौ सेवा आयोग, गुजरात सरकार,
दांतीवाड़ा वेटरनरी इंस्टीट्यूट, मेरी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब ने मिलकर जो काम किया, थोड़ा मैं जल्दी से बता दूं। ये सब मैं जो बताया अभी तक और जो नहीं बता पाया, ये सब थीसिस के टाइटल है, सब MD PhD फाइनल सब किया है। तो क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल हर प्रकार का लिया है कि कौन से ड्रग से हार्ट में काम आता है। 1414 ऐसे रिसर्च वर्क पंचगढ़ में हुआ है जिसको कितने कितने बड़े अवार्ड्स मिले हैं। तो ये लास्ट ब्रेस्ट कैंसर में मेरी अभी लास्ट जो पैटर्न हमने करवाई कि महिला, पहले हमने सेल लाइन कैंसर के ऊपर काम किया, फिर चूहे को हमने ब्रेस्ट कैंसर डेवलप किया 8 ग्रुप में, फिर उसमें मेथोट्रिप्सिन जो एलोपैथी की दवाई है और आयुर्वेद का पंचगव्य है, उस चूहे को क्या चेंज हुआ आप जरा देखिए। उसके ग्रैन्यूल्स के ऊपर भी स्टैंडर्ड किया है। ये हमारा पैटर्न हुआ है। ये लड़की बिल्कुल यंग लड़की है, जानवी, जिसका अभी PhD पूरा हुआ है। तो ब्रेस्ट कैंसर में कैसे काम कर सकते हैं ये पूरा हम आपको बता सकते हैं, आप भी प्रयोग करिए। तो आत्मनिर्भर भारत, ये जो सील है ना मोहनजोदड़ो का सिक्का मिला, उसमें ये बुल का, जो हमारा बुल है, बुल इज अ प्रॉस्पेरिटी का वो प्रतीक है, समृद्धि का। अगर गाय नहीं है, गौवंश नहीं है, तो आपका कभी समृद्धि नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए। आपको दिखाने के लिए GMP और FSSAI अप्रूव्ड, ये सब रिसर्च हमारा है। लेकिन एक छोटा गांव हमने दशक लिया है, गोद लिया है, जहाँ की कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली, ये हमारी RSS की चीफ, उसका उद्घाटन ये सेंट्रल मिनिस्टर है, और जो ब्राउन स्कर्ट वाली है वो प्रेसिडेंट है। 228 महिलाओं की कोऑपरेटिव है, ये सब पंचगव्य के प्रोडक्ट बनाती है और 56 लाख का टर्नओवर करती है, बिजनेस करती है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं ये बात ना कहूँ तो और कहाँ कहूँ, और यहीं से बात जाएगी, ये जाएगी दूर तक जाएगी। ये बहुत जानी चाहिए कि ये इससे पैसा मिलता है। और बाबा रामदेव का भी मैं कंसल्टेंट हूँ 5 ऐसी प्रोडक्ट का। तो मैंने बोला आप हमारी लैब का उद्घाटन के लिए आए, वो कहीं किसी का प्रोडक्ट नहीं बेचते या जाते नहीं, पतंजलि का ही। तो मैं तो पतंजलि का बेटा हूँ, जो भी है, लेकिन मैं तो पतंजलि का बेटा हूँ। आपको आना पड़ेगा, और मैंने बुलाया, आए थे, आई सैल्यूट टू हिम। और पूरा लैब है। और देखो कौन सा कंट्री इंपोर्ट करना चाहता है घी का, ये बिजनेसमैन जो है देख लीजिए। ये मैं लेटेस्ट न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। कौन से कंट्री कितना घी आपसे चाहते हैं, देसी गाय का घी, उसको सबको मालूम है। आपको भी मालूम पड़ा, जर्सी और घी बनाने का तरीका, मलाई से घी, उनको मालूम है। उसके पास SOP पहुँच गई है कि घी किसको कहते हैं, मुझे कितना टन्स यानी टन्स में घी चाहिए। वो आप 6,000 रुपये में, आपका 60,000 में घी जा सकता है। इतनी ताकत है घी में। और वो जो समझता है उसको बेचिए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, क्या करें। तो ये पूरा है कि आप उसका मार्केट वर्थ देखिए, घी का मार्केट कितना आगे जा रहा है। सिर्फ देखिए 2030 में घी का मार्केट कहाँ होगा। बिजनेस छोड़ो ये सब, बाकी नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस। ये पॉल पिल्जर, ये इकोनॉमिक्स का साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट है, मैक्सेसे अवार्ड इस बुक को मिला है। उसने बोला $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ वेलनेस की है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री में आप जाओ, उसका बिजनेस करो। गाय माता कुछ लेती बेती नहीं है, वो तो देती है। केला हमने खाया, छिलका उसको दे दिया। मूंगफली के दाने हमने खाए, छिलका उसको दे दिया। मक्का का डोडा हमने वो खा लिया, दाना और रोड़ा उसको दे दिया। हमने उसको वेस्ट दिया, लेकिन उसने हमको बेस्ट दिया। तो ये गाय है। तो हमारा मंत्र, यह टेक होम मैसेज है। समय मुझे पता नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन संस्कार विद साइंस, मातृत्व विद मेडिसिन और आध्यात्म विद इकोनॉमी। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्रमोट करिए, आपको अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस में लाइए, या प्रूव करने में, रिसर्च करने में हमें मदद करिए। और ये हमारा मंत्र है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें बुलाया, मौका दिया। तो गाय का जो महात्म है, मैं कितना कर पाऊँगा पता नहीं, कितना बता पाया, लेकिन जो भी मुझे समय मिला, आपका सहयोग मिला, आपका प्यार मिला, आपने सम्मान दिया, तो मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, गौ माता की। स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। यानी काउ जेनेटिक के साइंटिस्ट मैंने पहली बार सुना सर आपको, लेकिन बहुत आनंद आया। यानी साइंस देखें, कृष्ण के समय में बांसुरी बजाने का साइंस आज साइंटिफिकली किस तरह से कनेक्ट हुआ। सर थैंक यू सो मच। गौ माता की जय।
मैं वेलकम करती हूँ चैम्बर से हमारे एडवाइज़र अमित भाई शाह को। सर आपका वेलकम है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर हों जिनका जवाब आपको पूछना है लेकिन रिपीट ना हो क्वेश्चन, समय की अभी हमारे पास मर्यादा है थोड़ी, तो हम कोई भी 4 क्वेश्चन लेंगे, ऐसे प्रश्न जो जेन्युइन हो और रिपीट ना हो। तो चेतन भाई, आप तो पर्सनल बात करें। यस, चेतन भाई के साथ पर्सनल बात होगी। चलिए जी 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 सर, ये माइक पहुंचा दीजिए प्लीज। तन्मय ये माइक दे दो। प्लीज आपका परिचय दीजिए और क्वेश्चन शॉर्ट में। हाँ, मेरा नाम है हिरेन रादड़िया। मैं वैद्य पंचगव्य में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने घी का बोला कि 2.5 महीने से ज़्यादा खाने में नहीं ले सकते, पंचगव्य घी कितना पुराना हम ले सकते हैं खाने में? मैंने बताया मेडिसिन बन गया, फिर कोई इश्यू नहीं है। कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो Food- वाइट हो जाता है। ना हो जाता है। Okay. मेडिसिन वो पंचगव्य घी थोड़ा खिचड़ी में डाल के खाते हो। हाँ, आप yes. औषधि के रूप में हाँ, लेते हैं, औषधि। तो आप समझ गए। ओके। हाँ। और जो पित्त विकार होता है उसमें गौमूत्र अर्क हम डिस्टिल करके देते हैं, बराबर? तो वो उसमें नहीं एक दे बार- सकते उसको, नहीं दे सकते उसको ना? हनी के साथ दीजिए। हनी के साथ, यस। तो आप 2 हो गए बस। Yes, ये thank आपको you. ठीक Okay, है। thank you, sir. और मैडम आपका परिचय दे, क्या पूछिए। सर यही जानना है कि जैसे हमें गाय का घी खाना चाहिए, बट कौन सा खाना चाहिए, मैं वही एक्चुअली मैं तो वही तो बताया, A2 घी जिसका कम से कम 3000 रुपया होगा, जो उसको आप गौशाला देखिए, उस आदमी को देखिए, उसका डीएनए को देखिए। हम सिर्फ, आप सूरती डायमंड के तो व्यापारी है, आप डायमंड को परख सकते हो। पकड़ो, अच्छा घी मिल जाता है, और बेचने वाले बनाने वाले भी है, वो डोंट वरी। आप जर्सी का मत लीजिए, भैंस का मत लीजिए, इतना तो पकड़िए। दूसरा, तीसरा कौन है? आप इधर भी, इनके पास तो माइक आ गया। मैडम आपको माइक देते हैं, आप पूछिए। ગુજરાતીમાં કહું. પિયુષ પટેલ. पीयूष भाई, હવે ગાય જે અત્યારે છે એ તો વધારે પડતી ક્રોસિંગ થઈ ગયેલી છે, તો ગાય આપણી જે દેશી છે ને કોને સમજવી? पहले तो उसका डीएनए चेक कर सकते हैं हम। करनाल की इंस्टीट्यूट है जो एनिमल जेनेटिक्स के ऊपर काम करती है। तो आपका गाय में कितना परसेंटेज A1 है, A2 कितनी है, मतलब बहुत टॉरस है, बहुत इंडिकस है, वो परसेंटेज हम जान सकते हैं। क्रॉस हुआ है तो भी 100% हो गई है, तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ कम है तो तीसरी जनरेशन में हम उसको रिवाइव कर सकते हैं फिर से। ये पूरा इनब्रीडिंग ऑफ ब्रीडिंग जो प्रोसेस है, ये समय नहीं है लेकिन कर सकते हैं। पहले तो आप देख लीजिए, 10 किसान या 10 दूध वाले या 10 ऐसे लोग इंडिविजुअल सही करके भेजते हैं कि हमारी गाय का डीएनए चेक करना है, तो वहाँ से करनाल से साइंटिस्ट आएगा या यहाँ के साइंटिस्ट को बोलेगा, वो चेक करके आपको 1 महीने में रिपोर्ट दे सकता है सिर्फ 250 रुपये में, कि आपकी गाय बहुत इंडिकस है, A2 मिल्क देने वाली है कि नहीं है तो कितनी है, वो हम कर सकते हैं। साइंस बहुत आगे आ चुका है, आप चिंता मत करिए। ओके, और कोई वो सर, भाई ब्रिजेश फिर पारेख। एक मिनट, ब्रिजेश भाई बाद में उसको देंगे। हाँ, माइक जो देने वाले हैं वो लेडी को देंगे, अभी ब्रिजेश भाई पूछेंगे। सर, ये जो गाय आपने बोला कि 11 किलोमीटर जाती है, 11 किलोमीटर आती है, तो अभी तो यहाँ सिटी में तो ऐसा कोई गाय के लिए तो गोकुल बनाओ यार, गोकुल बनाओ। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हो, आप स्पेशल फार्मा जोन बनाते हो, तो ये 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं आएगा, यहाँ गाय रहेगी, ऐसा रूल बनाओ। बुलाओ आपके मिनिस्टर को, CR पाटिल जो आपका है, थैंक यू सर, बताओ ऐसा रूल बनाओ। थैंक यू। हाँ, तो बताओ उसको। अब लास्ट में लेडी, ऐसा जब करेंगे तब ठीक होगा यार। हाँ जी, સર ગાયના પરિચય. હા, મારું નામ ડૉક્ટર અર્પણા પંચોલી છે. વાહ વાહ। સર ગાયના દૂધમાંથી ઘી કેવી રીતે બનાવવું? આ તો પાછી સીતાનું ના, એટલે હરણ તમે કરાવે. કીધું કે જે આપણે તમારા દાદી કેમ બનાવતા હતા? તમારી મમ્મીનો છોડી દો, તમારા દાદી જે બનાવતા હતા મારા એ જરા દાદી યાદ. તમે નથી જોયા. નાની, અરે પૂછો તમારી માને, પૂછો એ કેમ બનાવતી હતી. તમે એવા દાદી જેવા બીજા બેનને મળો प्लीज यार। ये बच्चे जैसा क्वेश्चन है। जामन का आविष्कार ही भारत ने किया है,
ये दही कैसे जमाना, दूध कब जमाना, क्या है, थोड़ा तो आज का यूट्यूब में भी आपको मिल सकता है, लेकिन दूध कब जमाना, दूध कौन सा लेना, जामन कौन सा लेना, कैसे जमाना, कब उसका घी बनाना, वो पूरी प्रोसेस है। अभी तो मैं ये इतना नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग गलत कर रहे हैं, बस इतना तो आप समझिए। ठीक करना होगा और आप ही कर सकती हो, डॉक्टर ही कर सकती हो। आप उसका प्रेजेंटेशन बताओ, मैं आपको हेल्प करूँगा पर्सनली। आप 10 लोग भी महिला बैठेगी तो मैं ऑनलाइन सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन हो जाएगा। और आप ही ढूंढो, नया नहीं क्या होगा, ठीक है? ओके, થેન્ક યુ સો મચ. આજના બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેમિનારમાં આપ સૌ અત્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા અને એક ગુડ મેસેજ, સરને એક રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ફાઇનલ મેસેજ જે જવો જોઈએ સમાજમાં અને ઘર ઘરમાં ઉપયોગ થવો જોઈએ, એ સર એક મેસેજ આપ સૌને આપે એવી એક રિક્વેસ્ટ છે. પછી આપનો થેન્ક યુ, વોટ ઓફ થેન્ક્સ. अब मैंने वो मैसेज तो दिया आपको कि आपको अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस करो। देसी गाय का दूध मंगवा के, सूरत में बहुत सी गौशाला है, वो आप देसी गाय का दूध ही मेरे घर में आना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं पीना है। मैं वेगान हूँ, तब तक बेगाने बन जाओ, या वेगाना होगा या बेगाना होगा, तो गाय के लिए बेगाना हूँ। हाँ, कांति भाई आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ, तो आपको गाय का दूध मिल सकता है, आप चिंता मत करें। कांति भाई को मिलकर जाओ, रमेश भाई को, अग्रवाल जी को मिलकर जाओ। अब यहाँ गाय का अच्छा दूध देने वाले लोग बैठे हैं, और या तो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस में करेंगे और प्रूव करने में कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, तो मेरे साथ जुड़ जाओ। हम रिसर्च के लिए गौ विश्वविद्यापीठ में आपको फैकल्टी बना सकते हैं, आप सेवा करो रिसर्च के लिए। हाँ, तो प्रूव करो या प्रैक्टिस करो या दोनों करो, जो भी कर सकते हो आप करिए। ये मेरा मैसेज है। आप गाय को सिर्फ फोटा मत लगाओ, गाय माता की जैसे मत बोलो। अगर आपके घर में देसी गाय का घी नहीं आता, देसी गाय का दूध नहीं आता, तो क्या सनातनी हो। बस प्लीज, मुझे लगता है इनफ इज इनफ। અહીંયા આપણે હર્ષદભાઈ ગુગલિયા બી છે, વલસાડ પાસે, એમની બી ગૌશાળા છે, સનાતની છે, આરએસએસના સંઘ કાર્યકર્તા રહી ચૂક્યા છે ને, એમણે પોતે એક સેવાકીય એ ઉપાડ્યું છે ને, આ ગાયના દૂધમાંથી ને એમાંથી ઘી, અલગ અલગ ટાઈપનું ઘી, અને સરને આ ગિફ્ટ આપવા માગે છે. અમિતભાઈ પ્લીઝ. પદ્ધતિથી બને છે આ ઘી બનાવવાની પદ્ધતિ. ગૌ માતાથી દૂધનું કાઢ્યા પછી 48 મિનિટની અંદર આપણે એમાં જામણ નાખી દઈએ છીએ, અને 24 કલાક પહેલા આપણે એને માખણ કાઢીને ઘી બનાવીએ. દૂધને ગરમ નથી કરતા, રો મિલ્ક છે. ચેમ્બરની કમિટી મેમ્બર બી છું. ડૉક્ટર યુસુફભાઈ શેખ, જે ઈએસઆઈસ હોસ્પિટલમાં આયુર્વેદ ડિપાર્ટમેન્ટના ક્લાસ 2 ઓફિસર છે, એમને કહીશ, એમનું સન્માન કરીશું અત્યારે. ડૉક્ટર યુસુફભાઈ પ્લીઝ. ડૉક્ટર પારુલ મેડમ નાથે એમનું સન્માન કરીશું. આપણે મેનેજિંગ કમિટીના સભ્ય અમિતભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમને કહીશ જરા 2 શબ્દ. સોરી હું લેટ આવ્યો એના માટે. બેઝિકલી મારી મમ્મીનો જન્મદિવસ હતો, એટલે હું ગૌશાળામાં જ હતો, અને ત્યારે હું બહુ સ્પષ્ટપણે એવું માનું છું કે ગાય માતાને પગે લાગીએ ને બધું એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે, પણ ગાય માતાની જેમ આપણે ઇઝ ઓફ લિવિંગ આપણી ઉપર લાવવાનું વિચારીએ છીએ, એમ ગાય માતાની પણ ઇઝ ઓફ લિવિંગ ઉપર લાવવી જોઈએ. કારણ કે હું જ્યારે ગૌશાળા જાઉં છું, મારા જેવી યંગ જનરેશન, ત્યારે મને એવું થાય છે કે આપણે ગાય માતાને ઘાસ ખવડાવીએ તો એ ભૂખી હોય છે. હા, તો એવું નહીં હોવું જોઈએ. એટલે તો હું ગયો એટલે ગાય માતાને ઘાસ મળ્યું નહીં, ઇટ્સ ઓટો સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કે ગાય માતાને ઘાસ મળવું જ જોઈએ, એને હેલ્થ મળવી જ જોઈએ, એને સારું રહેવાનું, એ જ્યાં રહેતી હોય ત્યાં એને પાણી પણ પીવાનું હોવું જોઈએ. એટલે આખી આ જે ઇકોસિસ્ટમ છે ને એ ડેવલપ થવી જોઈએ. હું ગવર્મેન્ટના ટચમાં છું, એટલે મને ખ્યાલ છે કે એનિમલ હસબન્ડરીથી લઈને નેશનલ ડેવલપ NDDB કે પછી એ બધા બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે, પણ પબ્લિકના સપોર્ટની પણ જરૂર છે. કાવ ઇકોસિસ્ટમથી લઈને હું બહુ સ્પષ્ટપણે માનું છું કે ભારત એક કોર્પોરેટની સાથે કોઓપરેટિવ સેક્ટર્સનું બહુ મોટું માધ્યમ છે. હમણાં હું તમને કહું, ઝિમ્બાબ્વેના જે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આવેલા હતા, અને એ બીજા પણ એશિયન કન્ટ્રીઝના કે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝના લોકો આપણી પાસેથી, સાહેબ સર जिम्बाब्वे के वाइस प्रेसिडेंट हम कल आए थे, तो ये वो लोग हमारे से सीख के गए कि भाई हमको आपका कोऑपरेटिव मॉडल हमारे जिम्बाब्वे में डेवलप करना है.
કારણ કે એવું છે ને કે બધી સોનાની ખાંડ ને ડાયમંડની ખાંડ ને બધાને પેલા હીરા મોતી તો જોઈએ છે, પણ આ બાજુ કોઈ ફોકસ નથી કરતો. તો આપણી ગવર્મેન્ટ એને બહુ फोकस करे છે. एनडीडीबी થી લઈને एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने उसको बहुत डेवलप कर रहा है. पब्लिक का सपोर्ट चाहिए. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर काउ इकोनॉमी डेवलप होंगे ना तो इनडायरेक्टली वो गाय माता ने જે ઘાસ ખવડાવે છે એના કરતાં વધારે આશીર્વાદ આપણને મળશે એવું મને લાગી રહ્યું છે. थैंक यू वेरी मच सर. તમે આવ્યા, मैं आपका सेशन मिस किया, मैं यूट्यूब देख लूँगा एक बार. हाँ, और वी विल ट्राई टू विजिट आपका जो એમની જે પ્લેસ છે, तो हमें चैम्बर तरफ से वो પણ एक प्रयत्न કરીશું कि આપણે सर हम चैम्बर की तरफ से एक ऐसा भी प्रयत्न करेंगे कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम और सर हम आपकी जो यूनिवर्सिटी है और आपकी जो गाँव है तो वहाँ हम विजिट करेंगे 2 दिन के लिए. हाँ, तो वो बेसिकली आइडिया है, ऐसा मेरा मानना है. थैंक यू वेरी मच जी. થેન્ક યુ સો મચ મિસ્ટર અમિત શાહ, મેનેજિંગ કમિટી મેમ્બર ઓફ SJCCI. મિત્રો, આપ સૌ અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા, પણ એક પોઝિટિવ મેસેજ લઈને જાઓ કે આપણું કલ્ચર, આપણી સંસ્કૃતિ, ધરોહર એ ગાય સાથે જોડાયેલી છે અને દેશી ગાયમાં જ બધું ગુણવત્તા અને આશીર્વાદ બંને રહેલા છે. અને મારા તો ઘરની પાછળ આર્ય સમાજની ગૌશાળા છે, 100+ ગાયો છે. એટલે વાર તહેવાર, ઇવન ટેન્શન પ્રોબ્લેમમાં જ પણ ગાય પાસે જતા રહીએ, ઘાસ ખવડાવી અને એને અહીંયા હાથ ફેરવીને એની સાથે વાતો કરીએ, મસ્તી કરે, તો બધું ટેન્શન પણ તમારું જતું રહે. એટલો બધો અને સ્પિરિચ્યુઅલિટી તો બહુ ફાયદો કરે છે. એટલે આયુ, આરોગ્ય અને આધ્યાત્મિકતા દરેક લેવલે ફાયદો કરે છે. એટલે સરકાર પણ હવે મદદ કરે, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સથી પોઝિટિવ અને ઇનિશિયેટ લઈ અને એઝ એ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ આપણે ગ્રો કરી શકીએ. તો આપ સૌ ખાસ આજના સેશનને ધ્યાનમાં રાખો અને પોતાના જીવનમાં દેશી ગાયના ઘીનો રૂટીનમાં ઉપયોગ કરો. કોઈ એમાં હાર્ટ એટેક આવતો નથી, કંઈ બ્લોકેજ થતો નથી, બહુ તથ્ય છે. અને આવી રીતે અમારા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સેશન એટેન્ડ કરતા રહેજો, કારણ કે અમારો ધ્યેય છે પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ અને હેલ્થ અવેરનેસ. તમને લોકોને સ્ટે હેલ્ધી, ફિટ યંગ ફોર એવર રહેવા માટે અને બીમારીથી બચાવવા માટે અમે લોકો ખૂબ પ્રયત્નશીલ છીએ. ચેમ્બર એના માટે સઘન પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે કે આરોગ્ય જાગૃતિની સમાજમાં અત્યારે બહુ જરૂર છે, બીમારીથી બચવાની જરૂર છે. તે માટે આપણે સૌએ મળીને કાર્ય કરવું પડશે અને મેસેજ પાસ ઓન કરવો પડશે સમાજમાં. એટલીસ્ટ 3 લોકોને મેસેજ પાસ ઓન કરજો કે ભાઈ અમે આવું જાણ્યા, શીખ્યા અને તમે બી એને અપનાવો. થેન્ક યુ સો મચ અગેન. અને બહાર નાસ્તાની વ્યવસ્થા છે, તો એ ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ નિખિલ મદ્રાસી સર, 2 મિનિટ પ્લીઝ. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ નિખિલ મદ્રાસી સર, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મિસ્ટર અશોક, ડૉક્ટર ઋતુજા છત્રપતિ અહીંયા જે છે મેમ્બર છે આયુષ કમિટીના, એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહેશે. સૌથી પહેલાં હું હૃદયપૂર્વક આભાર કરું છું આયુષ કમિટીનો, જેમણે મને આ સુંદર અવસર આપ્યો. વિશેષ આભાર ધ સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી સાહેબ, ઉપપ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ જીરાવાલા, સેક્રેટરી શ્રી વિજલભાઈ તથા અમારી આયુષ કમિટીના ચેરપર્સન મનશાલીબેન, બધા કો ચેરમેન તથા કમિટી મેમ્બર શ્રી, જેમના સહકારથી આ કાર્યક્રમ સફળતાપૂર્વક યોજાયો. આજના અમારા આદરણીય વક્તા ડૉક્ટર હિતેશ જાની સાહેબનો ખાસ આભાર, જેમણે ઘી વિશેના અનેક મિથ દૂર કરીને અમને સમજાવ્યું કે કયું ઘી ખરેખર અમારા આરોગ્ય માટે લાભદાયક છે. સાથે સાથે હું હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ, વિઝિટર્સ અને ગેસ્ટ, જેમની ઉપસ્થિતિ અને યોગદાનથી આ કાર્યક્રમ સફળ બન્યો. અંતમાં ઓફિસ બેરર ટીમનો પણ આભાર, જેમના સહકારથી આખું આયોજન સુચારુ રીતે પૂર્ણ થયું. આભાર.